ड्रैगन प्रिंस युआन और वेनरेबल युआन अर्थात आदरणीय युआन। अध्याय 151 से 160। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 151। सेंट टेबल पहाड़ों के भीतर एक खास गुफा में जो युआन एक चट्टान पर बैठा था, उसकी आंखें हल्की सी बंद थी। सफेद जेनेसिस मन का जिसे उसने पहले निगल लिया था वह पहले ही उसके क्यूई आवास में उतर चुका था और वर्तमान में जेनेसिस क्यूई की एक अंतहीन धारा दे रहा था जिसे अंततः ओमनी पायथन क्यूई द्वारा परिष्कृत किया गया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जो युआन अपने क्यूई निवास में उत्पत्ति क्यूई को अधिक से अधिक प्रचुर मात्रा में विकसित होते हुए महसूस कर सकता था। यह एक सफलता का समय होना चाहिए, जो युआन ने खुद से बुदबुदाया। उसने अपनी आंखें खोली और एक नजर गुफा के प्रवेश द्वार पर डाली जिसे उसने एक विशाल चट्टान से बंद कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने उस पर कई जेनेसिस रून्स अंकित किए थे जो जेनेसिस क्यूई उतार चढ़ाव को छुपा सकते थे। उनका मानना था कि यह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि जियोतियानिक्सुआन इस मामले को शांत होने देता और वह निश्चित रूप से पहाड़ों में खोज का नेतृत्व करता। हालांकि इस क्षेत्र में कई पहाड़ थे और छुपे हुए जेनेसिस रून्स के साथ जियोतियानिक्सुआन उसे ढूंढने में सक्षम नहीं होना चाहिए। जो युआन ने बर्फीली हंसी निकाली। बिना किसी और झिझक के उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान अपने क्यूई आवास की ओर लगाया और शुद्ध जेनेसिस क्यूई के हर कतरे को निगलने के लिए ओमनी पायथन क्यूई को नियंत्रित किया। उसके चारों ओर बढ़ती जेनेसिस क्यूई लगातार बढ़ने लगी। इस बीच उन्हीं पहाड़ों में एक अन्य स्थान पर जियोतियानिक्सुआन ने अपने सामने विशाल पर्वत श्रृंखला को देखा। उसकी अभिव्यक्ति गुस्से से सफेद थी। उन्होंने दिन का एक बड़ा हिस्सा खोज में बिताया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसा लगा जैसे जो युआन पतली हवा में गायब हो गया हो। हरामी। जियोतियानिक्सुआन की मुट्ठियों से चटकने की आवाजें निकल रही थी। उसके दिल में गुस्सा उसे पागल बनाने की कगार पर था। यह पहली बार था जब उसके साथ इस तरह से खिलवाड़ किया गया था, और यह क्यूई नरिशिंग स्टेज कूड़ेदान द्वारा भी किया गया था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वह ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। गु लिंग ने बगल से सांत्वना दी। उसने कहा, हम ये खबर फैला सकते हैं कि जो युआन ने थोड़ी हेवन जेनेसिस तकनीक प्राप्त कर ली है। वह केवल क्यूई पोषण चरण में है और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग जल्द ही इसमें रुचि लेंगे उसे। जियोतियानिक्सुआन ने अपना गुस्सा दबा दिया। उसकी आंखें थोड़ी छोटी हो गईं। अंत में उसने सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि उसने मेरा जो कुछ है उसे छीनने की हिम्मत की है, मैं उसे हर किसी के ध्यान का केंद्र बनने दूंगी और सुनिश्चित करूंगी कि उसे अब कोई शांति नहीं मिलेगी। इसके अलावा मैं एक इनाम जारी करना चाहता हूँ। जो कोई भी जो युआन को मार देगा उसे 3 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल का इनाम दिया जाएगा। जियोतियानिक्सुआन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान प्रकट हुई। एक बार जब जो युआन ने खुद को प्रकट करने का साहस किया तो वह अंतहीन परेशानी से ग्रस्त हो जाएगा। गु लिंग ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने नजर उठाकर पहाड़ों की गहराइयों की ओर देखा। जो युआन सोच सकता है कि मछुआरे की भूमिका निभाना मजेदार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मछुआरे के उजागर होने के बाद कितनी मुसीबतें उसका इंतजार कर रही थी। यदि वह किसी को दोष देना चाहता है तो उसे अपनी ताकत की कमी को दोष देना चाहिए। इतना कमजोर और फिर भी थोड़ी सी हेवन जेनेसिस तकनीक को हासिल करने का साहस कर रहा है। बस जब दोनों बातचीत कर रहे थे, अचानक उन्हें ऊपर आसमान से एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उन्होंने तुरंत आश्चर्य से अपना सिर उठाया, तभी पाया कि हजारों प्रकाश किरणें उनके ऊपर आकाश में एकत्रित होकर एक विशाल पत्थर की गोली में परिवर्तित हो रही थी। वह क्या है? जियोतियानिक्सुआन अनजाने में चिल्लाया। पत्थर की तख्ती बहुत दूर लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा तो वह साफ दिखाई दे रही थी। यह एक जादुई एहसास था। गु लिंग भी उस पत्थर की गोली को आश्चर्य से देखता रहा जो अचानक आकाश में प्रकट हुई थी। करीब से देखने पर उसने
टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि पत्थर की पट्टिका पर कुछ शब्द हैं। जियो तियानेक्सुआन ने भी ध्यान केंद्रित किया। निश्चित रूप से, उसने कई प्राचीन दिखने वाले शब्द देखे, जो लोग टैबलेट पर अपना नाम छोड़ सकते हैं, उन्हें पवित्र भूमि में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ऑडियो बुक 108 कॉम पर पहला नॉवेल्स चेक करें। टैबलेट के शीर्ष पर 3 शब्द थे, विशिष्ट युद्ध उपलब्धियां। जियो तियानेक्सुआन का दिल जोर से हिल गया, उसकी आंखें अचानक अतुलनीय रूप से गर्म हो गईं। पवित्र मैदान। मैंने एक बार पिता को एक निश्चित क्षेत्र का उल्लेख करते हुए सुना था जो सेंट रेमिन्स डोमेन के भीतर मौजूद है, जिसे पवित्र मैदान कहा जाता है। यहीं पर सेंट रेमिन्स डोमेन का सबसे बड़ा उपहार है छिपा हुआ। लेकिन ये पहले कभी सामने नहीं आया, अब क्यों आया है? गु लिंग ने सदमे में अपने लाल होंठ ढांक लिए। गु लिंग बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जो लोग टैबलेट पर अपना नाम छोड़ सकते हैं, इसका क्या मतलब है? कोई अपना नाम कैसे छोड़ेगा? जियो तियानेक्सुआन ने कुछ देर तक सोचा, फिर धीरे से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इसे विशिष्ट युद्ध उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहिए। प्रतिष्ठित युद्ध उपलब्धियां। गु लिंग ने भौहें चढ़ा दी। जियो तियानेक्सुआन ने सिर हिलाया। सेंट रेमिन्स डोमेन एक संत के खून से उत्पन्न हुआ है और रहस्य और आश्चर्य से भरा है। जो सेंट टैबलेट सामने आया है, वह पूरे सेंट रेमिन्स डोमेन में होने वाली हर चीज को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल उन्हीं लोगों को, जिन्हें सेंट टैबलेट विशिष्ट युद्ध उपलब्धियों के लिए आंकता है, टैबलेट पर अपना नाम रखने और पवित्र मैदान में जाने की अनुमति देने का अधिकार होगा। जियो तियानेक्सुआन के बगल में अन्य गौरवान्वित प्रतिभाओं की निगाहें भी उत्तेजना से जलने लगी। पवित्र भूमि में सबसे बड़ा उपहार निहित था। यदि वे इसमें प्रवेश कर सके और इसे प्राप्त कर सके, तो ये सीधे स्वर्ग में चढ़ने के समान होगा। ऐसा लगता है कि हमें ये पता लगाना होगा कि एक विशिष्ट युद्ध उपलब्धि क्या मानी जाती है। जियो तियानेक्सुआन बुदबुदाया। हालांकि जल्द ही उसकी आंखों में एक भयानक नजर आ गई। लेकिन उससे पहले हमें झो युआन से निपटने पर ध्यान देना चाहिए। व्यावहारिक रूप से पूरे सेंट रेमिन्स डोमेन में प्रत्येक व्यक्ति ने अपने ऊपर आकाश में सेंट टैबलेट की उपस्थिति को महसूस किया था, जिससे उन्होंने अपना सिर उठाया था। पत्थर की पट्टिका पर प्राचीन शब्द भी सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। संपूर्ण सेंट रेमिन्स डोमेन उत्साह से उबलने लगा। अनगिनत गौरवान्वित प्रतिभाओं की आंखें प्रत्याशा से जलने लगी। वे सभी स्पष्ट रूप से समझते थे कि पवित्र भूमि में प्रवेश करने का क्या मतलब है। वहीं मिलेगा सबसे बड़ा उपहार। इसलिए अनगिनत घमंडी प्रतिभाओं ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। तथाकथित युद्ध उपलब्धियां कितनी प्रतिष्ठित होनी चाहिए। सेंट रेमिन्स डोमेन के एक निश्चित क्षेत्र में, एक साफ जलधारा के पास, अतुलनीय रूप वाली एक आकृति वर्तमान में अपने नंगे पैर जलधारा में फैला रही थी। धीरे धीरे उसके ठंडे पानी में डुबकी लगा रही थी। उसकी सुंदर आंखें आनंद में बंद थीं। ये परिचित रूप याओ याओ के अलावा और कौन हो सकता है? इस समय उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे, जो उसकी पतली कमर तक पहुंच रहे थे। उसने थोड़ी देर तक ठंडे पानी का आनंद लिया, फिर जल्दी से अपना सिर उठाया और ऊपर आकाश में सेंट टैबलेट की ओर देखने लगी। प्रतिष्ठित युद्ध उपलब्धियां। याओ याओ ने आलस्य से अपनी पीठ खींची और खुद से बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि झो युआन कैसा कर रहा है। आशा है कि किसी को अपमानित करने के बाद वह फिर से कहीं फंस न गया हो। इसके तुरंत बाद उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। पहले उसके बारे में मत सोचो और अपने मामले खुद निपटाओ। उसका पतला शरीर ऊपर उठ गया। कपड़े बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देने लगे, क्योंकि उसकी विशेषताएं फिर से सुंदर और सुंदर के मिश्रण में बदल गईं। ये वास्तव में एक आदर्श सुंदर लड़का युवा मास्टर था। हालांकि इस समय उस सुंदर लड़के युवा मास्टर की रहस्यमय और अलग थलग आंखों में एक निश्चित उदासी छा रही थी। उसके साफ सुथरे माथे पर उज्जवल किरणें एक अतुलनीय शक्तिशाली आत्मा तरंग के रूप में दिखाई दी, जो धीरे धीरे बाहर की ओर स्पंदित हो रही थी। उसके पैरों के नीचे की धारा इस समय अत्यंत शांत प्रतीत हो रही थी। उसके भीतर की छोटी छोटी लहरें सहमते हुए झुकती हुई प्रतीत हो रही थी।
याओ याओ धीरे धीरे घूमी और उसने पास के आकाश की ओर देखा, जहां लाल लाल क्यूई सम्मानजनक और दबंग तरीके से क्षितिज के पार घूम रही थी। याओ याओ ने लाल लाल क्यूई को उत्सुकता से देखा। एक उंगली अचानक बढ़ी और धीरे से हवा में उठी। प्लॉप! एक अदृश्य आत्मा तरंग अचानक विस्फोटित हो गई, जो आत्मा ऊर्जा की एक उन्मत्त लहर में बदल गई जो लाल लाल क्यूई पर फूट पड़ी। बस एक पल के लिए आसमान कांपने लगा, इससे पहले कि लाल लाल क्यूई आसमान से उतरती, अंततः धारा के पास एक पहाड़ की चोटी पर उतरती। लाल लाल क्यूई धीरे धीरे पीछे हट रही थी, जिससे सुनहरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति का पता चला। ये वू हुआंग था। वू हुआंग अभिव्यक्तिहीन था और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। जैसे ही उसने याओ याओ की ओर देखा, उसकी पुतलियां थोड़ी कड़ी हो गईं और धीरे से कहा, तुमने मुझे क्यों रोका? याओ याओ ने वू हुआंग को देखा, उसकी आंखों की पुतलियों में ठंडक पूरी धारा को स्थिर करने के लिए काफी थी। क्या आपको परेशानी पैदा करना पसंद नहीं है? अब मुझे आपके लिए कुछ परेशानी पैदा करने दीजिए। याओ याओ की आवाज बिना किसी जरा भी स्पष्ट थी, किसी भावना का संकेत। आगे बढ़ने से पहले उसने कुछ देर सोचा, साथ ही, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें हराना एक विशिष्ट युद्ध उपलब्धि के रूप में गिना जाएगा? जैसे ही उसके शब्द फीके पड़ गए, उसकी लंबी आस्तीन हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे एक के बाद एक स्क्रॉल उसके सामने आते गए। आश्चर्यजनक जेनेसिस क्यूई धीरे धीरे हर एक से फैलती गई। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 152 क्यूई स्वर्ग द्वार से बाहर भागना। क्या आपने सुना? वह बच्चा जो युआन वास्तव में जियोतियानिक्सुआन और उसके दस्ते के हाथों से थोड़ी सी हेवन जेनेसिस तकनीक छीनने में कामयाब रहा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? क्या जो युआन केवल क्यूई पोषण चरण में नहीं है? मैंने सुना है कि उसने उस पल का फायदा उठाया जब जियोतियानिक्सुआन के समूह और ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट ने एक दूसरे को थका दिया था। चच, क्या महान भाग्य है! ये थोड़ी स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक है। हे, जियोतियानिक्सुआन ने जो युआन को पकड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल देने का वादा किया है। कई लोग उसे पकड़ने की उम्मीद में पहले ही उस क्षेत्र में जा चुके हैं जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। छोटी हेवन जेनेसिस तकनीक ली और फिर उसके सिर पर इनाम रखा। जेड रिंग को संजोने का ये कैसा मामला एक अपराध बन जाता है। वह बहुत कमजोर है और फिर भी वह अभी भी थोड़ी सी हेवन जेनेसिस तकनीक पर डिजाइन करने की हिम्मत करता है, जो व्यवहारिक रूप से मौत को दावत देने जैसा है। क्या हम भी जाकर अपनी किस्मत आजमाएं? अगर हम किसी तरह उससे मिल गए तो ये लॉटरी लगने जैसा होगा। हे, बिल्कुल यही मेरे मन में था। वह केवल क्यूई पोषण चरण में है। अगर हमारा उससे सामना होता है तो उससे निपटना आसान होना चाहिए। फिर जल्दी करो, चलो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह ... जियोतियानिक्सुआन एक पहाड़ की चोटी पर अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। जैसे ही उसने एक विशेष व्यक्ति की खोज करते समय आकाश और भूमि को कवर करने वाली आकृतियों को देखा, तो उसकी आंखों में एक भयानक भय उभर आया। वह छिपने में सचमुच बहुत अच्छा है, जियोतियानिक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने गूलिंग के सुझाव के अनुसार ही किया था, और निश्चित रूप से जो युआन के किसी भी निशान की खोज के लिए कई व्यक्तियों को आकर्षित किया गया था। हालांकि बहुत सारी गतिविधियां थी, फिर भी वे जो युआन को खोजने में असमर्थ थे। चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। जो युआन निश्चित रूप से अभी भी क्षेत्र में है। गूलिंग ने पीछे से सांत्वना दी। उसकी लंबी और संकीर्ण आंखें विशाल पहाड़ी जंगलों को एक सांप की तरह घूर रही थी और उसने कहा, वह अब केवल एक चूहा है जो पहले ही हमारे जाल में फंस चुका है। जब तक हम जाल को कसते रहेंगे, वह अंततः प्रकट हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो उसकी क्यूई पोषण चरण की ताकत उसे मौत से नहीं बचा पाएगी। जियोतियानिक्सुआन ने बलपूर्वक हवा की एक लंबी सांस छोड़ने से पहले सिर हिलाया, क्योंकि वह जो युआन के प्रति अपने मन में मौजूद सभी नाराजगी से छुटकारा पाना चाहता था। उनका मार्ग कई वर्षों तक सहज रहा था, और सेंट रेमंड्स सिटी के कनिष्ठ शहर स्वामी के रूप में उनकी स्थिति ने इसे ऐसा
बना दिया था कि वह जहां भी जाते थे उन्हें प्रशंसा और अनुपालन ही मिलता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में क्यूई पोषण स्तर के एक बच्चे की चाल का शिकार हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो, वह इसे झूठ नहीं बोलेंगे। गु लिंग ने धीरे से कहा, चलो, चूहे पर गुस्सा करने लायक नहीं है। ऐसा व्यक्ति आपकी तुलना कैसे कर सकता है? यहाँ तक कि जब आप अपनी स्थिति को कम करते हैं, तब भी आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले से ही उन्नत स्वर्ग के दायरे में कदम रख चुके हैं, गेट स्टेज, और यहाँ तक कि समान साधना स्तर के लोगों में से एक अभिजात वर्ग है। उन कुछ व्यक्तियों के अलावा कैंगमांग महाद्वीप की पूरी युवा पीढ़ी में से कौन आपकी बराबरी कर सकता है? जियो तियानेक्सुआन ने कड़वी हंसी छोड़ी। अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि मैंने विंड थंडर बीस्ट से निपटने के लिए बहुत सारे तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल किया होता, तो मैं उन कुछ सुपर एलिट लोगों से भी नहीं डरता। यदि वह उन तुरुप के पत्तों से विंड थंडर बीस्ट को मारने में सक्षम होता तो कोई कमी नहीं होती, और दुर्भाग्य से उसने अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ा ली होती। जब जियो तियानेक्सुआन और गु लिंग बात कर रहे थे, उन्हें अचानक कुछ दूरी पर पहाड़ों से एक गड़बड़ी का पता चला। एक दूसरे की आंखों में जो खुशी उभर रही थी, उसे देखकर उन्होंने तुरंत एक दूसरे को देखा। क्या ये वही छोटा चूहा था? उनकी आकृतियां अचानक उभर कर सामने आईं और कई मिनट बाद एक विशाल पेड़ पर उतरी, क्योंकि उनकी निगाहें सामने की ओर थीं, जहां कई आकृतियां देखी जा सकती थीं। इन आकृतियों ने एक निश्चित स्थान को, एक धुंधली दिखाई देने वाली गुफा को घेर लिया था, जिसे एक शिला से अवरुद्ध कर दिया गया था। तो वह किसी भी जेनेसिस क्यूई उतार चढ़ाव को छुपाने के लिए जेनेसिस रून्स का उपयोग कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम उसे नहीं ढूंढ सके। जियो तियानेक्सुआन की निगाहें गुफा के पार बह गया। चट्टान के पीछे से जेनेसिस रून की हल्की लहरों को महसूस करते हुए वह बर्फीली हंसी में हंसा। चूहा अंदर छिपा है, पत्थर तोड़ो। जो कोई उसे बाहर लाएगा उसे 3 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल का इनाम दिया जाएगा। जियो तियानेक्सुआन की ठंडी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। कई हस्तियों की आंखें चमक उठी। 3 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल कोई छोटी राशि नहीं थी। हे, ये सोचना कि एक छोटा क्यूई पौष्टिक चूहा इतनी बड़ी संपत्ति के लायक होगा। मुझे इसे लेने में खुशी होगी। एक के बाद एक आवाजें आने लगी। 1 दर्जन आकृतियां तेजी से आगे बढ़ी। शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई की धाराएं गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले शिलाखंड से टकरा रही थी। बूम! शिलाखंड के नष्ट हो जाने से पूरा पर्वत हिलता हुआ प्रतीत हुआ। शुल्क! जैसे ही चट्टान के टुकड़े बाहर की ओर निकले, दर्जनों आकृतियां पहले ही गुफा की ओर दौड़ने लगी थी। प्रत्येक का लक्ष्य स्पष्ट रूप से सबसे पहले लक्ष्य तक पहुंचने का इरादा था, ताकि दूसरों से न हार जाएं। जब जियो तियानेक्सुआन ने दर्जनों आकृतियों को गुफा की ओर बढ़ते देखा तो वह उदासीनता से मुस्कुराया। उन सभी के पास स्वर्ग द्वार मंच की ताकत थी। झो युआन के बचने का कोई रास्ता नहीं था। बूम! हालांकि जब जियो तियानेक्सुआन झो युआन को बाहर खींचे जाने का इंतजार कर रहा था, एक आश्चर्यजनक जेनेसिस क्यूई लहर अचानक एक फूटते ज्वालामुखी की तरह गुफा से निकली। गड़गड़ाहट! जेनेसिस क्यूई तरंग अत्याचारी थी, जिससे गुफा में दरारें पड़ गईं। प्रहार! जब आश्चर्यजनक जेनेसिस क्यूई का विस्फोट हुआ, तो सभी ने दर्जनों आकृतियों को भी देखा, जो कुछ ही क्षण पहले गुफा में खतरनाक तरीके से हमला कर रही थी और गुफा से बाहर फेंकी जा रही थी। वे लौकी की तरह जमीन पर गिर पड़े, जमीन से तब तक टकराते रहे जब तक कि उनके चेहरे खून से लथपथ नहीं हो गए। क्या चल रहा है? जियो तियानेक्सुआन की पुतलियां सिकुड़ गईं। जिन आकृतियों को उड़ते हुए भेजा गया था उनमें से एक ने भयभीत स्वर में उत्तर दिया, वह स्वर्ग द्वार मंच पर चढ़ गया है। इससे भ्रम की स्थिति और भी अधिक बढ़ गई। भले ही झो युआन स्वर्ग गेट चरण पर चढ़ गया हो, वह केवल प्रारंभिक स्तर पर होगा। हालांकि पहले जेनेसिस क्यूई की नब्ज प्रारंभिक हेवन गेट चरण अभ्यासी की नहीं लगती थी। बज़ब्स! जबकि कई लोग अभी भी हैरान थे, गुफा से जेनेसिस क्यूई तरंगे और अधिक उग्र हो गईं क्योंकि पूरा पर्वत कांपने लगा। गड़गड़ाहट! जेनेसिस क्यूई पागलपन से गुफा की ओर बढ़ती रही जब तक कि एक निश्चित क्षण तक वह पहाड़ की दीवारों को छेद कर सीधे स्वर्ग में नहीं जा गिरी।
हर किसी ने गहरे सोने के जेनेसिस क्यूई के 1 दर्जन फीट चौड़े स्तंभ को आकाश में उड़ते हुए देखा, तेजी से पैर दर पैर ऊपर उठते हुए। वह वास्तव में स्वर्ग द्वार मंच पर चढ़ गया है। जियो तियानेक्सुआन की आवाज उदासी से भरी थी। गु लिंग ने ठंडी आवाज में कहा, क्यूई के स्वर्ग द्वार से होकर गुजरने की घटना को पैरों में मापा जाता है। क्या आपको याद है कि जब आप स्वर्ग द्वार चरण पर पहुंचे थे तो आपकी जेनेसिस क्यूई कितने फुट तक पहुंची थी? जियो तियानेक्सुआन ने उदासीनता से उत्तर दिया, केवल 94 फीट। उनका लहजा सामान्य था, लेकिन उसमें गर्व की हल्की सी झलक साफ झलक रही थी। आखिरकार ऐसी उपलब्धि उसी पीढ़ी के लोगों के बीच पहले से ही शीर्ष स्तर की थी। गु लिंग के सुर्ख छोटे मुंह के कोनों से एक मुस्कान उभर आई। आम व्यक्तियों की जेनेसिस क्यूई आम तौर पर लगभग 20 फीट तक पहुंच जाती है जब वे हेवन गेट स्टेज पर आगे बढ़ते हैं। आपका 94 फीट पहले ही विशाल बहुमत से आगे निकल चुका है। जियो तियानेक्सुआन ने आह भरी। तो क्या, मैंने सुना है कि जब वु हुआंग की क्यूई हेवन गेट से आगे बढ़ी तो उसकी प्रतीत होने वाली अंतहीन जेनेसिस क्यूई सीधे आकाश में उड़ गई और 238 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई। ये सुनकर गु लिंग ने भी आह भरी। यह अफवाह है कि वु हुआंग के पास सोने की क्यूई आवास है। ऐसी उपलब्धि हासिल करना बिल्कुल भी अजीब नहीं है। जब वह अपने सामने पहाड़ की चोटी से धीरे धीरे उभरती हुई गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई की ओर देख रही थी तो उसकी आंखें घूमने लगी। उसकी नजर में मजाक का एक संकेत था। ये बच्चा इतने लंबे समय तक छिपा रहा, यह विश्वास करते हुए कि हेवन गेट स्टेज पर पहुंचने के बाद वह स्थिति को बदलने में सक्षम होगा। मुझे वास्तव में ये जानने में दिलचस्पी है कि उसकी जेनेसिस क्यूई कितने फीट तक उठेगी। जियो तियानेक्सुआन मन ही मन हंसा। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। उसका इरादा धैर्यपूर्वक तब तक इंतजार करने का था जब तक झोउ युआन पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ जाता। जब युआन आत्मविश्वास से भरपूर हो जाता तो उसे पूरी तरह से जमीन पर गिरा देता। एक हार इतनी पूरी कि यह उसके दिल में एक ऐसी छाया छोड़ देगी जिससे मुक्त होना लगभग असंभव होगा। जियो तियानेक्सुआन ने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा। उसकी आंखों में एक आकर्षक भाव था। उसके सामने इलाके के सभी लोगों की निगाहें यहीं पर टिक गईं। इसलिए असंख्य निगाहों के ध्यान में गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई, जो अभी भी गुफा से बाहर निकल रही थी, स्थिर गति से फुट दर फुट ऊपर उठ रही थी। फॉलो न्यू कहानियां ऑडियो बुक्स 108 पर ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 153 उपाय बजट्स। क्षेत्र में हर किसी की नजर आकाश की ओर थी जहां जेनेसिस क्यूई का एक गहरा सुनहरा स्तंभ स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये दृश्य उपस्थित सभी लोगों के लिए अपरिचित नहीं था। जब वे हेवन गेट स्टेज पर पहुंचे तो उनके साथ भी यही हुआ था। इसे स्वर्ग द्वार के माध्यम से क्यूई के रूप में जाना जाता था और इसे पैरों में मापा जाता था। सीधे शब्दों में कहें तो किसी की क्यूई जितनी अधिक बढ़ेगी, उसकी जेनेसिस क्यूई उतनी ही अधिक प्रचुर होगी। बेशक कई अन्य कारक भी थे, जैसे जेनेसिस क्यूई का ग्रेड, क्यूई आवास का ग्रेड। हमेशा ऐसा नहीं होता था कि जिस व्यक्ति की जेनेसिस क्यूई जितनी ऊंची होगी, वह भविष्य में उतना ही मजबूत होगा। लेकिन कम से कम किसी की साधना में एक निश्चित अवधि के लिए उसकी जेनेसिस क्यूई जितनी ऊंची होगी, उसकी दूसरों पर उतनी ही अधिक बढ़त होगी। एक निश्चित अर्थ में यह उपलब्धि किसी की नींव का प्रतिनिधित्व करती है। किसी की नींव जितनी मजबूत और मजबूत होगी, स्वर्ग द्वार को पार करते समय उसकी जेनेसिस क्यूई उतनी ही अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। वह बच्चा वास्तव में स्वर्ग द्वार मंच पर चढ़ गया है। पहले से ही 40 फीट से अधिक। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अभी भी बढ़ रहा है। बहुत संभावना है कि यह जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा। रीड लेटेस्ट चैप्टर्स ऑन novalb.com। असंख्य फुसफुसाहटों के बीच गहरे सोने के जेनेसिस क्यूई स्तंभ ने अपनी धीमी चढ़ाई जारी रखी। 1 दर्जन सांसों के बाद फुसफुसाहट फीकी पड़ने लगी क्योंकि सभी के हाव भाव थोड़े बदल गए। गहरे सोने का जेनेसिस क्यूई स्तंभ अनजाने में 70 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गया था।
इतनी ऊंचाई पहले से ही उपस्थित लोगों में से कई को पार कर चुकी थी। उसके पास कुछ क्षमता है। गु लिंग का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया था। जब वह हेवन गेट चरण तक आगे बढ़ी थी, तो उसकी जेनेसिस क्यूई केवल 70 फीट से थोड़ा अधिक ऊपर तक पहुंच पाई थी। झो युआन का परिणाम पहले से ही उसके परिणाम से तुलनीय था। जियो तियानक्सुआन ने कोई टिप्पणी नहीं की। जब वह गहरे सोने के खंभे को देख रहा था तो उसकी आंखों के भाव अनिश्चित रूप से उतार चढ़ाव वाले थे। उसके भीतर बेचैनी की एक हल्की सी भावना जाग उठी। उन्होंने पाया था कि अब तक भी गहरे सोने का क्यू स्तंभ अभी भी बहुत केंद्रित था और इसमें गिरावट का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। दूसरे शब्दों में, झो युआन के पास अभी भी पर्याप्त मात्रा में भंडार था। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। गहरे सोने के क्यू स्तंभ पर चढ़ने की दर कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ने लगी। हंगामा। पहाड़ों पर हलचल मच गई। एक के बाद एक निगाहें आश्चर्य से भर गईं। स्विश। 10 और सांसों के बाद उभरता हुआ गहरे सोने का क्यू स्तंभ 90 फीट के निशान को पार कर गया और सीधे जियो तियानक्सुआन के राख रंग के नीचे 100 फीट तक पहुंच गया। असंख्य चेहरे भावनाओं के रंग में रंगने लगे। 100 फुट। ये परिणाम शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं की बराबरी करने में सक्षम था। क्या झो युआन में सचमुच ऐसी प्रतिभा और क्षमता थी? दर्शकों में से एक ने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा, ये पहले ही 100 फीट तक पहुंच चुका है, इसे अब खत्म होना चाहिए, है ना? हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि गहरे सोने के क्यू स्तंभ ने इस व्यक्ति की बातें सुन ली थी। जैसे ही वह 100 फीट पर पहुंचा, उसकी गति अचानक तेजी से बढ़ने लगी। पिछली फुट दर फुट प्रगति अब 10 फुट गुना 10 फुट की दौड़ में बदल गई थी। हंगामा। हंगामा। शोर की एक के बाद एक लहरें पहाड़ों पर इस तरह स्पंदित हो रही थी मानो रुकने में असमर्थ हो। जियो तियानक्सुआन और गु लिंग की अभिव्यक्तियां और भी बदसूरत हो गईं। 130 फीट, 150 फीट, 200 फीट। 1 दर्जन सांसों की छोटी सी अवधि में गहरे सोने का क्यू स्तंभ पहले ही 200 फीट तक पहुंच चुका था। जगह एकदम खामोश हो गई थी, सबके चेहरों पर अविश्वास। अभी भी नहीं रुक रहे। एक कांपती हुई आवाज आई, मालिक क्यू स्तंभ को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो। केंगमांग महाद्वीप में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी क्यू 200 फीट तक पहुंच सकती है, एक हाथ से गिनी जा सकती है। इनमें से प्रत्येक प्रतिभा का नाम केंगमांग महाद्वीप में प्रसिद्ध था। कांपती निगाहें गहरे सोने के क्यू स्तंभ को चढ़ते हुए देख रही थी। अंत में ये धीरे धीरे 484 फीट की ऊंचाई पर रुकते हुए अपनी सीमा तक पहुंच गया। 484 फीट। पूरी पर्वत श्रृंखला बिल्कुल खामोश थी। ठंडा सबके माथे पर पसीना आ गया था। उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो कभी इस ऊंचाई तक पहुंच सका हो। इसे प्राप्त करने के लिए जेनेसिस क्यूई की कितनी आवश्यकता थी। किसी को पता होना चाहिए कि यहाँ मौजूद कुछ उन्नत हेवन गेट विशेषज्ञ भी ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। फिर भी झो युआन ने हेवन गेट स्टेज पर पहुंचने के कुछ क्षण बाद ही ऐसा किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक हेवन गेट चरण में उनके पास जेनेसिस क्यूई की मात्रा किसी अग्रिम हेवन गेट चरण विशेषज्ञ से कम नहीं थी। झो युआन ने ये कैसे किया? सन्नाटे के भीतर जियो तियानक्सुआन की अभिव्यक्ति पहले से ही बेहद बदसूरत थी। झो युआन कभी भी पूर्व की आंखों में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था, और वह हमेशा केवल एक परेशान करने वाले चूहे के समान था। फिर भी छोटे चूहे ने अब जियो तियानक्सुआन को स्पष्ट रूप से दिखाया था कि उनकी क्षमताओं के बीच कितना बड़ा अंतर था। आखिरकार वु हुआन की महानता भी 484 फीट के परिणाम से पूरी तरह से दब जाएगी। गु लिंग के दांत कसकर भींचे हुए थे। झो युआन का प्रभुत्व स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह देखना चाहती थी। फिर भी उसका दिल अभी भी हल्के से कांप रहा था। अपनी आंखों के सामने के दृश्य से वह जानती थी कि झो युआन का भविष्य निश्चित रूप से असीमित था। उनकी प्रतिभा को कम नहीं आंका जा सकता। गु लिंग के बगल में जियो तियानक्सुआन ने अचानक गुस्से में कहा, उसे मरना होगा। उसकी आवाज के भीतर तीव्र हत्या के इरादे ने गु लिंग को भी एक पल के लिए कांप दिया।
उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि जियो तियानेक्सुआन की अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। हालांकि गु लिंग उस डर को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था जो उसकी आंखों में तैर रहा था, वह डर जिसकी जगह जल्द ही निर्ममता ने ले ली थी। पहले जियो तियानेक्सुआन ने झोउ युआन को केवल एक चूहे के रूप में देखा था, लेकिन अब पूर्व को खतरा महसूस होने लगा था, बहुत गहरा खतरा। जेनेसिस क्यूई, जो हेवन गेट स्टेज पर 484 फीट तक पहुंच गया था, पहले से ही उसकी मजबूत नींव और प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ बताता है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भविष्य में आश्चर्यजनक चीजें हासिल करेगा। हालांकि जियो तियानेक्सुआन और सेंट रेमेंस सिटी के लिए ये व्यक्ति एक बड़ा खतरा बन जाएगा। चून की शिकायत पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि इस तरह के खतरे को साफ साफ काट दिया जाए। जो कोई भी झोउ युआन को मारेगा उसे 5 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल से सम्मानित किया जाएगा। जियो तियानेक्सुआन की गहरी आवाज धीरे धीरे गूंज उठी। क्षेत्र के अनेक व्यक्तियों की आंखें लालच से भरने लगी। 5 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल कोई छोटी रकम नहीं थी। ऐसा लगता है कि झोउ युआन के प्रति जियो तियानेक्सुआन की हत्या का इरादा पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुका था। हालांकि कई लोगों को प्रलोभन दिया गया था। उपस्थित कुछ होशियार व्यक्तियों ने कुछ विचार के बाद निर्णायक रूप से क्षेत्र से हटने का फैसला किया। स्पष्ट रूप से अब जियो तियानेक्सुआन और झोउ युआन के बीच की दुश्मनी में हस्तक्षेप करने की कोई योजना नहीं है। पिछला झोउ युआन महज एक क्यूई पौष्टिक छोटा फ्राई था, इसलिए उन्हें जियो तियानेक्सुआन के लिए पहले वाले को खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि स्थिति अब अलग थी। झोउ युआन हेवन गेट स्टेज तक पहुंच गया था और उसने अपनी बेहद भयानक क्षमता का प्रदर्शन किया था। छोटी सी तली अचानक एक विशाल वेल में बदल गई थी। अगर ऐसे व्यक्ति को यहाँ मार दिया जाता तो स्वाभाविक रूप से ठीक था, लेकिन अगर उसे भागना पड़ा और बढ़ने दिया गया तो उसका बदला निश्चित रूप से विनाशकारी होगा। उपस्थित लोग अपनी पीढ़ियों के बीच कुलीन थे और उनमें कुछ मूर्ख भी थे। कुछ विचार विमर्श के बाद सभी ने स्वाभाविक रूप से अपना निर्णय लिया। जब जियो तियानेक्सुआन ने कई लोगों को पीछे हटते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी झुर्रियां पड़ गई। कुछ ही देर बाद उसकी नजरों में हत्या और तेज हो गई। उस क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे लोग बचे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी नहीं की, बल्कि कुछ समय के लिए सावधानी से निरीक्षण करने का विकल्प चुना। इसी समय पहाड़ों में एक स्पष्ट सीटी बजी। जैसे ही सीटी आकाश में गूंजी, पहाड़ की चोटी टूट गई। एक आकृति धीरे धीरे जमीन पर उतरने से पहले बाहर निकली। वह पहाड़ की चोटी के खंडहरों पर उतरा, अपना मुंह खोला और जोर से सांस ली। गहरे सोने का जेनेसिस क्यूई स्तंभ, जो 484 फीट तक पहुंच गया था, तेजी से सिकुड़ गया और अंततः आकृति के पेट में समा गया। गड़गड़ाहट। शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई लहरें आकृति के शरीर से स्पंदित होने लगी, उसकी आभा बढ़ने लगी और उसके चारों ओर की हवा कांपने लगी। कपड़े बेतहाशा फड़फड़ाते हुए युवा व्यक्ति मुड़ा और जियो तियानेक्सुआन की दिशा में देखा। प्रकट चेहरा स्वाभाविक रूप से झोउ युआन का था। उसने जियो तियानेक्सुआन को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। 5 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल सचमुच बहुत बड़ी रकम है, यहाँ तक कि मैं भी अपना सिर तुम्हें सौंपने के लिए थोड़ा प्रलोभित हूँ। जैसे ही वह रुका, उसकी 5 उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बंद हो गईं। हालांकि इसके बारे में सोचने से पहले मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि हम अपना कर्ज चुकाएं। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 154 स्वर्णिम जादुई अजगर तराजू पर्वत शिखर के ऊपर। झोउ युआन के कपड़े फड़फड़ा रहे थे, उसकी आंखों में बर्फीलेपन की झलक थी जब वह कुछ दूरी पर जियो तियानेक्सुआन को घूर रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। न केवल बाद वाले ने उससे बिना किसी अच्छे कारण के नीलामी में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा, बल्कि जियो तियानेक्सुआन ने झोउ युआन पर इनाम भी रखा, जिससे उसे थोड़ी परेशानी नहीं हुई। अब आखिरकार इन कर्जों को चुकाने का समय आ गया है। जियो तियानेक्सुआन को झोउ युआन की बर्फीली निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय पूर्व के चेहरे पर उपहास प्रकट हुआ जब उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या साहसिक शब्द है।
क्या आप सचमुच मानते हैं कि हेवन गेट स्टेज पर आगे बढ़ना आपको अजेय बना देता है? यहाँ हेवन गेट स्टेज पर कौन नहीं है? इसके अलावा तो क्या हुआ यदि आपकी जेनेसिस QE 400 फीट से अधिक तक पहुंच सकती है? दिन के अंत में आप केवल एक प्रारंभिक हेवन गेट अभ्यासी हैं। जैसे ही उसने बोलना जारी रखा, उसकी नजर क्षेत्र के असंख्य बेचैन व्यक्तियों की ओर चली गई। मैंने पहले उसके सिर पर जो इनाम रखा था वह अभी भी वैध है। जो कोई भी उसकी जान ले सकता है उसे 5 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल से सम्मानित किया जाएगा। जो लोग रुके थे वे स्पष्ट रूप से इनाम पाने का लक्ष्य बना रहे थे। आखिरकार 5 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी, और यह उनके लिए आवश्यक खेती के संसाधनों को खरीदने के लिए पर्याप्त से भी अधिक थी। इसलिए बुरी मंशा से भरी कई निगाहें झोउ युआन की ओर मुड़ने लगी। ऑडियो बुक्स 108 को पर अद्यतन एन उपन्यास खोजे। यह वैसा ही था जैसा जियोतियानेक्सुअन ने कहा था। झोउ युआन की 400 फीट से अधिक ऊंचाई तक पहुंचने की उपलब्धि वास्तव में आश्चर्यजनक थी, और यह उसकी ठोस नींव के प्रमाण से कहीं अधिक थी। हालांकि जब सब कुछ कहा और किया जा चुका था, तब भी वह केवल प्रारंभिक हेवन गेट चरण अभ्यासी ही था। उनकी जेनेसिस QE को 400 फीट से अधिक ऊंचे स्तंभ में बदलना कुछ ऐसा था जिसे करने में उपस्थित कई उन्नत हेवन गेट चरण अभ्यासकर्ता भी सक्षम थे। वर्तमान झोउ युआन केवल एक प्रारंभिक हेवन गेट स्टेज प्रैक्टिशनर था। हालांकि वह एक साधना स्तर ऊपर था, लेकिन इससे उपस्थित उन्नत हेवन गेट चरण अभ्यासियों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसलिए ज्यादा देर नहीं हुई कि एक गंजा आदमी बाहर चला गया। उसका चेहरा भयंकर था, जबकि आंखों में क्रूरता झलक रही थी। उन्होंने झोउ युआन को एक क्रूर मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैंने कई प्रतिभाओं को मार डाला है, लेकिन आप जैसे किसी व्यक्ति के साथ काम करने का यह मेरा पहला अवसर है। बूम! उसके शरीर से जोरदार जेनेसिस QE का विस्फोट हुआ, जिससे पता चला कि वह एक उन्नत हेवन गेट स्टेज विशेषज्ञ था। टकराना! उसका शरीर थोड़ा नीचे झुक गया और उसका पैर जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे उसका पैर टूट गया क्योंकि उसकी आकृति तोप के गोले की तरह आगे बढ़ती हुई सीधे झोउ युआन पर हमला करती हुई चली गई। मिड ग्रेड ब्लैक जेनेसिस तकनीक, मेटल डेविल हेड। गंजे आदमी की चीख गड़गड़ाहट के समान थी। कोई भी केवल आश्चर्य से देख सकता था क्योंकि उसने अपने सिर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। जेनेसिस QE उस पर उभर रही थी क्योंकि चिकने सिर ने चमकदार धात्विक काली चमक ले ली थी। भयानक हमले ने आसपास की हवा को उड़ा दिया, एक हमला जो जबरदस्त था और सीमा तक अडिग था। गंजे आदमी का हमला थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन उसकी उग्रता के कारण वहां मौजूद कई लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए। झोउ युआन की आंखों में आश्चर्य झलकने लगा जब उसने काली आकृति को क्रूरतापूर्वक अपनी ओर आते देखा। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के अपराध में माहिर था, जबकि इस व्यक्ति का सबसे घातक हथियार उसका चमचमाता गंजा सिर था। अगर यह हेवन गेट चरण में प्रवेश करने से पहले होता तो मुझे इस हेडबट के बारे में थोड़ा और सतर्क रहना पड़ता। झोउ युआन धीरे से मुस्कुराया। वह हमले से बचने के लिए नहीं हिला, बस धीरे धीरे अपनी 5 अंगुलियों को मुट्ठी में बंद कर लिया क्योंकि उसके हाथ के पिछले हिस्से पर छोटे छोटे तराजू उभर आए। तराजू सुनहरे दिखाई दे रहे थे। कुछ ही सांसों में झोउ युआन के हाथ पर सोने के अजगर के तराजू की एक परत दिखाई दी। वे जादुई अजगर तराजू थे। जैसे ही झोउ युआन स्वर्ग गेट चरण में आगे बढ़ा, तराजू भी विकसित हुआ। पहले स्तर के हरे रंग से सुनहरे दूसरे स्तर में बदल गया। रंग ही एकमात्र बदलाव नहीं था, तराजू भी स्पष्ट रूप से काफी मजबूत हो गए थे। झोउ युआन ने आगे बढ़ते हुए अपनी मुट्ठी कसली और आने वाले ब्लैकहेड दोनों सेनाओं पर एक मुक्का मारा। आपस में हिंसक झड़प, बजना। प्रभाव के क्षण में एक जोर की आवाज सुनाई दी, इससे पहले कि एक शॉकवेव जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था बाहर की ओर चली गई, जिससे झोउ युआन के पैरों के नीचे से एक के बाद एक दरारें बढ़ती गईं। टकराना। इन दरारों के प्रकट होने के 1 सेकंड बाद सभी ने देखा कि झोउ युआन की मुट्ठी आगे बढ़ती जा रही थी, जिससे गंजे आदमी का शरीर उससे भी तेजी से पीछे की ओर उड़ रहा था, जितना वह एक दयनीय रोने के साथ आया था। धक धक। गंजे आदमी के सिर से
खून बहता रहा और उसका शरीर जंगल में उड़ता हुआ कई विशाल पेड़ों से टकराता हुआ धीरे धीरे रुकने से पहले बह गया। कई टूटे हुए पेड़ों के नीचे दबने से पहले उनकी आकृति केवल कुछ क्षण के लिए ही दिखाई दी थी। कोई नहीं जानता था कि वह मर चुका है या जीवित है। मौन, पूर्ण मौन। लार का कौर निगलते हुए सभी लोग शून्यता से ये दृश्य देखते रहे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि गंजे आदमी का क्रूर हेडबट चार्ज झो युआन के एक ही मुक्के से उसे उड़ा देगा। गंजे व्यक्ति ने उस हमले में अपना सब कुछ लगा दिया था। इतना ही नहीं, वह हेवन गेट का एक उन्नत विशेषज्ञ भी था। उसके पहले प्रहार की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसी साधना स्तर के लोगों के पास इससे बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसे झो युआन के एक ही मुक्के से क्यों उड़ना पड़ा? एक के बाद एक निगाहों ने झो युआन को अजीब तरीके से देखा। हालांकि वह अभी अभी स्वर्ग द्वार मंच पर चढ़ा था, उसके पास जो शक्ति थी वह स्पष्ट रूप से बेहद आश्चर्यजनक थी। कई हैरान निगाहों के बीच झो युआन ने आश्चर्य से अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी सोने के पैमाने से ढकी मुट्ठी को देखा। पहले वाले मुक्के की शक्ति भी उसकी अपेक्षाओं से अधिक थी। क्या ये सोने के जादुई अजगर तराजू का प्रभाव है? झो युआन तुरंत समझ गया और उसकी आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। ये पता चला कि जादुई पायथन स्केल का दूसरा स्तर न केवल उसकी रक्षा के लिए एक रक्षात्मक परत बना सकता है, बल्कि उसकी ताकत और शक्ति को भी बढ़ा सकता है। झो युआन के अनुमान के अनुसार जिन स्थानों पर सोने के तराजू दिखाई देंगे, वहां से निकलने वाली शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। झो युआन हंसे। उसने भीड़ की ओर देखा जो उसके मुक्के से चकित हो गई थी और कहा, क्या कोई और है जो इनाम चाहता है? यदि हाँ तो कृपया जल्दी करें। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। अंत में जब वे पीछे हटने लगे तो कड़वाहट से अपना सिर हिलाने लगे। झो युआन के पहले मुक्के ने पहले ही उसकी ताकत स्पष्ट कर दी थी। ये ज्ञात नहीं था कि एडवांस हेवन गेट का गंजा व्यक्ति एक मुक्का खाने के बाद मर गया था या जीवित था, और उनमें से अधिकांश की ताकत बाद वाले के बराबर ही थी। यदि वे हठपूर्वक पीछे न हटने का निर्णय लेते हैं, तो संभवतः उनका भी वही हश्र होगा जो गंजे आदमी का हुआ था। इसलिए हालांकि जेनेसिस क्रिस्टल मूल्यवान थे, वे किसी के अपने जीवन के लायक नहीं थे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके जैसे लोग अब हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब झो युआन ने उन्हें पीछे हटते देखा तो संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। वह इन लोगों से परेशान नहीं हो सकता था और वे केवल उसकी ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसलिए उसकी नजर जियो तियानेक्सुआन की ओर गई। उत्तरार्ध की अभिव्यक्ति वर्तमान में बेहद बदसूरत थी। स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ कि गंजे व्यक्ति ने झो युआन को एक भी चोट नहीं पहुंचाई। इसके बजाय गंजा आदमी दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गया था, जिससे वे अब हस्तक्षेप करने से डरने लगे थे। जियो तियानेक्सुआन ने एक गहरी सांस ली। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति धीरे धीरे एक अभिव्यक्तिहीन स्थिति में लौट आए। उसने झो युआन को घूर कर देखा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे तैर रहे थे और उसका हाथ धीरे धीरे उसके भीतर दिखाई दे रहे उग्र लाल लंबे भाले के चारों ओर बंद हो गया। शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई तूफान की तरह उसके शरीर से निकली, जिससे आसपास का स्थान हिल गया। क्षेत्र में भारी दबाव व्याप्त हो गया। आसपास की असंख्य निगाहें उसकी ओर सम्मान की दृष्टि से देख रही थी। जियो तियानेक्सुआन की ताकत सामान्य अग्रिम हेवन गेट विशेषज्ञों की तुलना में स्पष्ट रूप से एक अलग स्तर की थी। उसके हाथ में भाला धीरे धीरे उठाया गया, जो झो युआन की ओर इशारा कर रहा था, जैसे कि पहाड़ के पार एक बर्फीली आवाज सुनाई दे रही हो। मैं मूल रूप से खुद को परेशानी से बचाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे यह व्यक्तिगत रूप से करना होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अपने लिए 5 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल बचा लूंगा। पहाड़ पर मौजूद असंख्य आकृतियां पीछे हटने लगी। जब उन्होंने जियो तियानेक्सुआन की ओर देखा तो उनकी निगाहें तीव्र प्रत्याशा से भर गईं। क्या सेंट रेमेंस सिटी का जूनियर सिटी लॉर्ड आखिरकार लड़ने जा रहा था? ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 155 झो युआन बनाम जियो तियानेक्सुआन पहाड़ में जंगल। जियो तियानेक्सुआन के हाथ में लंबे भाले के साथ मैग्मा बह रहा था, क्योंकि उसने इसे झो युआन पर इंगित किया था, जबकि जेनेसिस
क्यूई ने ऊपर आकाश में मंथन किया, जिससे एक विशाल उग्र लाल बादल बन गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इसके भीतर से निडर और तीखी लहरें फैलती हैं। जियो तियानेक्सुआन ने अभी तक हमला नहीं किया था, लेकिन उसका दबाव पहले से ही गंजे आदमी से अधिक हो गया था। जैसा कि सेंट रेमेंस सिटी के जूनियर सिटी लॉर्ड से अपेक्षा की गई थी। पहाड़ के जंगल के अंदर कई आकृतियां फुसफुसाईं। जियो तियानेक्सुआन की ताकत पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। अनेक गौरवान्वित प्रतिभाओं के बीच भी वह एक विशिष्ट व्यक्ति थे। वर्तमान वह पहले ही एडवांस हेवन गेट चरण के शिखर पर पहुंच चुका था, और सामान्य एडवांस हेवन गेट विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। मुझे डर है कि झोउ युआन पहले की तरह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। ये सच था। जब आपने दोनों की तुलना की तो जियो तियानेक्सुआन स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ था। वह एडवांस हेवन गेट स्टेज के शिखर पर था, उसके पास उच्च श्रेणी का ब्लैक जेनेसिस हथियार था और उसके पास कई चालें थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता है, जियो तियानेक्सुआन की जीत की संभावना अधिक थी। हम देखते हैं इस बार तुम्हें कौन बचाएगा। गु लिंग की आंखों में उदासी छा गई। उसने मूल रूप से माना था कि झोउ युआन से निपटना आसान होगा, लेकिन बाद वाला और अधिक समस्या बनता जा रहा था। अंत में जियो तियानेक्सुआन को भी व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि यह अब खत्म हो चुका था। गु लिंग ने सेंट रेमेंस दस्ते के शेष कुछ सदस्यों की ओर देखा और उदासीनता से कहा, उसके भागने के सभी रास्ते बंद कर दो। इस बार उसे भागने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शेष कुछ सदस्यों ने पहले ही पूरी तरह से जियो तियानेक्सुआन के साथ अपना पक्ष रख दिया था। इसलिए सभी दिशाओं में तितर बितर होने से पहले गु लिंग के शब्दों को सुनने के बाद उन सभी ने सिर हिलाया, जिससे झोउ युआन के लिए भागने के हर रास्ते को सील कर दिया गया। पहाड़ की चोटी पर झोउ युआन शांति से उन्हें ऐसा करते हुए देखता रहा, बिल्कुल भी परवाह किए बिना। उसकी नजर जल्द ही जियो तियानेक्सुआन पर टिक गई। उत्तरार्ध द्वारा प्रदर्शित ताकत वास्तव में नियमित हेवन गेट विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी। झोउ युआन की आंखों में युद्ध के इरादे की आग धीरे धीरे बढ़ने लगी। उनकी साधना सफलता से पहले जियो तियानेक्सुआन के स्तर पर एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उनकी जीत की संभावना स्वाभाविक रूप से कम थी, लेकिन अब ये बहुत अलग होने जा रहा था। मार्शल रूप। झोउ युआन के हाथ में स्वर्गीय युआन ब्रश बढ़ने लगा। ब्रश की नोक के बर्फ सफेद बाल एक भाले की तेज नोक में कसकर एक साथ चिपक गए, जो एक ठंडी रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई भी तूफान की तरह झोउ युआन के चारों ओर घूमने लगी, जिससे आसपास की सभी चट्टानें धूल में बदल गईं। जियो तियानेक्सुआन ने अपने भाले को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी 400 फीट लंबी जेनेसिस क्यूई मेरे सामने इस तरह के अहंकार की अनुमति देने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्विश। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियो तियानेक्सुआन की आकृति अचानक आगे की ओर बढ़ी। झोउ युआन के सामने पहुंचने से पहले उसकी आकृति जगह जगह से झपक रही थी। पूर्व का भाला हिल गया, जो लाल लाल रोशनी की अनगिनत चमक में बदल गया, जो आकाश को ढकता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उन्होंने झोउ युआन को घेर लिया था, उसके महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बनाते हुए। दुर्जय, घातक, निर्दयी। हालांकि झोउ युआन ने जवाब में केवल एक लंबी हंसी छोड़ी। कोई डर नहीं था, क्योंकि स्वर्गीय युआन ब्रश ने हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ा दिया। एक गहरे सुनहरे रंग की चमक ब्रश की नोक के चारों ओर 1000 सितारों की तरह घूम रही थी। बजना बजना, भाले और झाड़ियां टकराईं, ऊंचे स्वरों के साथ चिनगारियां उड़ी। हर बार जब वे मिलते थे तो जेनेसिस क्यूई हिंसक रूप से तरंगित हो जाती थी, जिससे आसपास की हवा हिल जाती थी। 1 दर्जन सांसों की छोटी सी अवधि में दोनों के बीच पहले ही दर्जनों वार हो चुके थे। जरा सी भी दया के बिना हर प्रहार निर्मम। बजना, भाला और ब्रश टकराए, लेकिन एक बार फिर पीछे धकेल दिए गए। झोउ युआन की बाह अचानक झटका खा गई, क्योंकि ब्रश की नोक सफेद रंग की एक धारा में बदल गई, जो तेजी से आगे बढ़ी और एक मुश्किल कोण पर जियो तियानेक्सुआन के गले की ओर जा गिरी। हालांकि जैसे ही हमला उतरने
वाला था, एक भाला उसकी ओर चुभ गया, जिससे सफेद बालों का प्रक्षेप पथ थोड़ा बदल गया। झो युआन की अभिव्यक्ति ठंडी थी। एक विचार के साथ बर्फ सफेद बाल अचानक बिखर गए, अनगिनत तारों में बदल गए जो नीचे उतरते ही आकाश को ढांकने लगे, जिसका लक्ष्य जियो तियानेक्सुआन के शरीर के हर इंच को निशाना बनाना था। कितना विचित्र उत्पत्ति हथियार है। जियो तियानेक्सुआन की पुतलियां थोड़ी कड़ी हो गईं। झो युआन का काला ब्रश उत्पत्ति हथियार बेहद अजीब था। इसके सफेद बाल किसी भी समय कई रूप धारण कर सकते हैं, जिससे इसका मुकाबला करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि जियो तियानेक्सुआन कोई कमजोर नहीं था। उसके हाथ में फ्लेम डेविल स्पीयर के झटके के साथ लाल लाल मैग्मा उसमें से उठने लगा, जिससे उसके सामने उबलते मैग्मा की ढाल बन गई। डिंग डिंग, अनगिनत बर्फ सफेद बालों ने मैग्मा पर प्रहार किया, लेकिन अंत में सभी को हटा दिया गया। झो युआन और जियो तियानेक्सुआन के आंकड़े एक साथ पीछे की ओर उड़ा दिए गए। जियो तियानेक्सुआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। ज्वाला शैतान भाला जमीन पर एक लंबा निशान बना रहा था। उसके विपरीत झो युआन पीछे की ओर चला गया, जबकि बर्फ सफेद बाल तेजी से ब्रश की नोक पर इकट्ठा हो गए, एक कोण पर जमीन की ओर इशारा करते हुए। पिछले संघर्ष में दोनों पक्षों के हमले भयानक थे। हालांकि हर हमले को अंततः अवरुद्ध कर दिया गया था। लड़ाई देख रहे हर किसी के शिष्य इस समय थोड़ा सिकुड़ गए। जाहिर तौर पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि झो युआन जियो तियानेक्सुआन जैसे चरम अग्रिम हेवन गेट विशेषज्ञ के खिलाफ भी नुकसान में नहीं दिख रहा था। थिस्कोवर नए अध्याय अर्ज ऑन ऑडियो बुक 108 मैंने वास्तव में आपको कम आंका है। प्रारंभिक हेवन गेट चरण में इतना सक्षम होना उल्लेखनीय है। जियो तियानेक्सुआन की आंखें थोड़ी झुक गईं, उसका स्वर उदासीन था और उसने जारी रखा, अगर कुछ समय दिया गया तो मुझे डर है कि वू हुआंग भी आपके खिलाफ ज्यादा श्रेष्ठता नहीं रखेगा। आपकी प्रतिभा वास्तव में भयानक है। वास्तव में मैं अब इस पर विश्वास करने लगा हूँ। झो युआन की भौहें थोड़ी ऊपर उठी। क्या विश्वास? जियो तियानेक्सुआन ने शांति से उत्तर दिया, विश्वास करें कि आप वास्तव में झोउ कबीले के तथाकथित पवित्र ड्रैगन हैं, और वू हुआंग ने केवल आपका आशीर्वाद चुराया था, जिससे वह आज वहां पहुंच सके। झो युआन मुस्कुराया लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि जियो तियानेक्सुआन रुक गया। जब उसने झो युआन को देखा तो उसकी आंखों में एक बेहद खतरनाक रूप उभर आया। यही कारण है कि मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हें यही मार देना सबसे अच्छा होगा। झो युआन हंसा, मुझे डर है कि तुम उतने सक्षम नहीं हो। जियो तियानेक्सुआन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, मुझे पता है कि आपने वह छोटी स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक प्राप्त की है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपने इसे नहीं सीखा है। झो युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। थोड़ी सी हेवन जेनेसिस तकनीक सीखने की आवश्यकताएं बेहद कड़ी हैं। साथ ही आपका ध्यान पिछले कुछ दिनों से यहाँ छुपते हुए हेवन गेट चरण में प्रवेश करने पर रहा है, और स्वाभाविक रूप से आपके पास न तो समय था और न ही शर्तें। इसलिए आप संभवतः इसे सीख नहीं सकते। जियो तियानेक्सुआन की शांत व्याख्या निश्चितता से भरी थी। झो युआन ने धीरे से उत्तर दिया, आप बहुत स्मार्ट हैं। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा जियो तियानेक्सुआन ने अनुमान लगाया था। हालांकि झो युआन को पता था कि छोटी स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक ग्रेट विंड एंड थंडर का अभ्यास कैसे किया जाता है, लेकिन उसे अभी तक इसे सीखना बाकी था। जियो तियानेक्सुआन हंसा, उसका हाथ धीरे धीरे लंबे लाल लाल भाले के चारों ओर कस रहा था और उसकी आंखों में एक खिलौना दिखने लगा। ये बहुत अफसोस की बात है, आपके पास थोड़ी सी भी हेवन जेनेसिस तकनीक नहीं है। लेकिन उसके चारों ओर जेनेसिस क्यूई ने इस समय हिंसक रूप से मंथन करना शुरू कर दिया, जैसे कि लाल लाल तूफान बाहर की ओर बह रहा था, जबकि उसके शरीर से आश्चर्यजनक तरंगे निकल रही थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। लेकिन मेरे पास एक है। एक के बाद एक चौंकती हुई निगाहों ने लाल रंग की जेनेसिस क्यूई को जियो तियानेक्सुआन के सिर के ऊपर से निकलते हुए देखा, जो एक विशाल प्रभामंडल में परिणत हुई। एक सर्वशक्तिमान और भयावह दबाव स्पंदित हुआ। जैसे ही झो युआन ने लाल रंग के प्रभामंडल को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं।
ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 156 अजगर शैतान हेलो को निगल जाता है। जियोतियानिक्स युआन के ऊपर एक टाइटैनिक स्कारलेट लाल प्रभा मंडल तैर रहा था, जिससे झुलसा देने वाली और उन्मत्त तरंगे निकल रही थी, जो सूख गई और नीचे की जमीन टूट गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पहाड़ी जंगल में हर कोई इस दृश्य को देखकर भय और आश्चर्य से भर गया था। यह एक छोटी सी स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक है। जियोतियानिक्स युआन सेंट रेमेंस सिटी का जूनियर सिटी लॉर्ड है। उसके लिए इसमें महारत हासिल करना कोई अजीब बात नहीं है। जियोतियानिक्स युआन के पास बहुत सारे तुरुप के पत्ते हैं। ये झो युआन के लिए खतरनाक होने जा रहा है। जियोतियानिक्स युआन की ताकत को देखते हुए उन अति विशिष्ट प्रतिभाओं को भी गंभीरता के साथ ऐसी शक्ति का सामना करना होगा। आखिरकार यह एक छोटी सी हेवन जेनेसिस तकनीक है। इसकी शक्ति गेम चेंजर बनने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अनेक फुसफुसाहटें गूंज उठी। झो युआन की ओर देखने वाली निगाहों में अब दया की झलक थी। जब वह हेवन गेट चरण में आगे बढ़े तो उन्होंने अपनी अत्यंत ठोस नींव प्रदर्शित की थी, लेकिन अंततः यह अभी भी प्रारंभिक हेवन गेट चरण ही था। किसी ने आह भरी, झो युआन अभी भी युवा है और उसे अभी तक अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं हुआ है। अगर उसने धैर्यपूर्वक अपना समय बिताया होता और छोटी स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक में महारत हासिल की होती, तो जियोतियानिक्स युआन उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब गु लिंग ये थी तो उसका सुंदर चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसकी नजर झो युआन की ओर चली गई। एक मजाकिया भाव उभरकर सामने आया और उसने कहा, जियोतियानिक्स युआन को नाराज करने का परिणाम कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप जैसे लोग झेल सकें। उन असंख्य दयालु निगाहों के तहत झो युआन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने जियोतियानिक्स युआन के ऊपर विशाल लाल लाल प्रभा मंडल को देखा। इससे जो लहरें उठी वे अत्यंत विनाशकारी थीं। ऐसी शक्ति वास्तव में उच्च ग्रेड ब्लैक टी स्तर से कहीं अधिक थी। विश्वास नहीं हो रहा कि उसने थोड़ी सी हेवन जेनेसिस तकनीक में महारत हासिल कर ली है। झो युआन ने मन ही मन बुदबुदाया। जियोतियानिक्स युआन वास्तव में एक दुर्जेय दुश्मन था। यदि यह उसकी सफलता से पहले होता, तो संभवतः उसके पास इससे बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। दुर्भाग्य से जियोतियानिक्स युआन के लिए गहरे सोने की उत्पत्ति क्यूई ने झो युआन के शरीर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर एक गहरे सोने के तूफान की तरह घूमना और विस्तार करना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक तरंगे बाहर की ओर बढ़ी, जिससे उसके पैरों के नीचे का पहाड़ हिल गया। जब दर्शकों ने ये दृश्य देखा तो उनकी सांसों से सांसें थम गईं। झो युआन वास्तव में उल्लेखनीय है। वह केवल प्रारंभिक हेवन गेट चरण में है, लेकिन उसका जेनेसिस क्यूई स्तर किसी अग्रिम हेवन गेट चरण अभ्यासकर्ता से कम नहीं होता है। इसके अलावा उसकी जेनेसिस क्यूई कितनी केंद्रित दिखती है, ये निश्चित रूप से निम्न श्रेणी का नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने खुद को जियोतियानिक्स युआन के खिलाफ खड़ा करने का साहस किया। लेकिन फिर भी मुझे डर है कि वह अभी भी जियोतियानिक्स युआन का मैच नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियोतियानिक्स युआन के ऊपर का लाल लाल प्रभामंडल हल्का सा कांप रहा था। ये संकेत था कि इसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। उसकी ठंडी आंखों ने झो युआन को घूरते हुए कहा, तुम अब भी ऐसी निरर्थक हरकतें क्यों करते हो? क्या आज्ञाकारी रूप से मृत्यु की प्रतीक्षा करना बेहतर नहीं होगा? उसकी उंगली धीरे धीरे बढ़ी। झो युआन की ओर इशारा करते हुए उसके मुंह से एक भावहीन आवाज गूंज उठी। लिटिल हेवन जेनेसिस तकनीक, स्कारलेट डेविल व्हील। बस विशाल स्कारलेट लाल प्रभामंडल एक क्षण के लिए जोर से हिल गया। उसके एक सेकंड बाद अचानक दृष्टि से ओझल हो गया। यह इतनी तेज थी कि इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था। केवल एक चीज जिसे हर कोई देख सकता था वह थी अंतरिक्ष की विकृति और लाल रंग की चमक। जैसे ही स्कारलेट आगे बढ़ा, नीचे की जमीन सूख गई और ढह गई। इस तरह के विनाशकारी हमले के सामने यहाँ तक कि हेवन गेट मंच की ताकत वाले लोग भी महसूस करेंगे कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। क्या ये थोड़ी स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक की शक्ति थी? यदि वे झो युआन के स्थान पर होते,
तो उनके पास चकमा देने और एक पल में मारे जाने का कोई मौका भी नहीं होता। झो युआन की आंखों में लाल रंग की रोशनी तेजी से फैल रही थी, यहाँ तक कि आसपास की हवा भी जलती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे जली हुई गंध पैदा हो रही थी। झो युआन के मुंह से एक सांस धीरे धीरे दूर हो गई। उसके हाथ एक साथ आ गए और एक धीमी आवाज उसके होठों से चुपचाप निकल गई। ओमनी पायथन क्यूई, पायथन स्वर्ग को निगल जाता है। जैसे ही झो युआन की आवाज सुनी गई, उसके चारों ओर गहरे सोने की उत्पत्ति की हुई तूफान अचानक एक बार फिर से फैल गया। कोई केवल ये देख सकता था कि तूफान से एक गहरे सुनहरे रंग का विशालकाय अजगर निकला। अजगर स्वर्ग को निगल जाता है तकनीक पीछे तब झो युआन ने वान चाओटियन को मारने के लिए इस कदम का इस्तेमाल किया था। हालांकि वह केवल सिल्वर शैडो की सहायता से इसका उपयोग करने में सक्षम था, हेवन गेट चरण में कदम रखने के बाद अब वह इसे अपनी शक्ति से सक्रिय करने में सक्षम था। हालांकि विशाल गहरे सोने का अजगर काफी भ्रामक दिखाई दिया। यह इस बात का सबूत है कि पिछली बार जब इसका उपयोग किया गया था, उसकी तुलना में इसकी शक्ति में काफी कमी थी। हालांकि ऐसा था, जियो तियानिक्सुआन भी वांग चाओटियन जैसे अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ की बराबरी करने में असमर्थ था। HSSS विशाल जेनेसिस क्यूई अजगर ने फुसफुसाया, आने वाले लाल रंग के पहिए को निगलने के लिए अपना विशाल मुंह खोला। बूम बूम, गहरे सुनहरे रंग के विशालकाय अजगर के शरीर से विस्फोटों की आवाजें निकली, लेकिन ये ज्यादा देर तक जारी नहीं रही। इस बीच प्रत्येक विस्फोट के साथ अजगर का टाइटैनिक शरीर सिकुड़ गया। जियो तियानिक्सुआन ने जिस छोटी स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, उसे इस तरीके से आसानी से निष्प्रभावी कर दिया गया था। ये कैसे संभव है? व्यवहारिक रूप से एक ही समय में आश्चर्य की अनगिनत चीखें गूंज उठी, एक के बाद एक आंखें लगभग उनकी जेबों से बाहर आ रही थीं। उन्होंने ऐसे नतीजे की कल्पना कैसे की होगी? ये सोचने के लिए कि जियो तियानिक्सुआन की भयानक शक्तिशाली छोटी स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक एक छोटी सी लहर पैदा किए बिना इस तरह गायब हो गई थी। झो युआन ने ये कैसे किया? जियो तियानिक्सुआन के चेहरे के भाव धीरे धीरे कठोर होते गए। उसके पीछे कुछ दूरी पर गू लिंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। उसका मुंह इतना चौड़ा था कि एक अंडा आसानी से अंदर घुस सकता था। ऐसा लगता है कि आपकी छोटी स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक में अभी भी ठीक से महारत हासिल नहीं हुई है। इसकी शक्ति थोड़ी कमजोर लगती है। जब झो युआन ने जियो तियानिक्सुआन की कठोर अभिव्यक्ति देखी तो वह मुस्कुराया। उनकी पाइथन स्वेलोज द हेवंस तकनीक उनके वर्तमान शस्त्रागार में सबसे मजबूत तकनीक थी। इसके अलावा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ओमनी पायथन क्यूई से हुई थी, दोनों के संयोजन से मिलने वाली शक्ति और भी अधिक विनाशकारी थी। वास्तव में, यहाँ तक कि अल्फा उत्पत्ति विशेषज्ञ वांग चाओटियन को भी इसने सीधे तौर पर निगल लिया था। ये किस प्रकार की उत्पत्ति तकनीक है? जियो तियानिक्सुआन का रंग राख जैसा था। झो युआन ने सवाल को नजरअंदाज कर दिया। एक झटका के साथ अब बहुत छोटा गहरे सोने का अजगर अचानक आगे बढ़ गया और सीधे जियो तियानिक्सुआन की ओर बढ़ गया। अजगर बेहद तेज था, एक झटके में जियो तियानिक्सुआन के सामने आ गया। आखिरकार जियो तियानिक्सुआन की आंखों में डर झलक गया। वह तेजी से पीछे हटते हुए अपने दांत भींचने लगा, जबकि एक और जेड पेंडेंट उसके हाथ में दिखाई दिया और तुरंत टूट गया। बस उसके सामने प्रकाश की एक गोलाकार ढाल दिखाई दी। ये स्पष्ट रूप से एक और रक्षात्मक उत्पत्ति खजाना था। रेड लेटेस्ट चैप्टर ऑडियो बुक्स पर केवल 108 CO बूम। गहरे सुनहरे रंग का अजगर ढाल से टकरा गया, जिससे ढाल में जोरदार लहरें उठने लगी। जैसे ही ढाल पर दरारें दिखाई देने लगी, जियो तियानिक्सुआन तेजी से पीछे की ओर भागता रहा। उसकी निगाहें हिसाब किताब में टिमटिमा रही थीं। अंत में उसकी आंखों में एक कुंदन भरी दृष्टि तैर गई, जब उसकी आकृति वापस गू लिंग की ओर लौट आई और उसकी कलाई पकड़ ली और वह चिल्लाया, जो। उसके हाथ में एक खर्रा आया और तुरंत फट गया। प्रकाश की किरणें तुरंत उसमें से फूटी और उन दोनों को निगल गईं। दरार, हालांकि इसी क्षण ढाल भी टूट गई।
अजगर के पास उन्हें काटने का समय नहीं था, लेकिन उसके मुंह से रक्त लाल किवी की 2 छोटी गेंदें निकली, जो जियोतियानिक्सुआन और गुलिंग के शरीर में समा गईं। उनके पैरों के नीचे की रोशनी और भी तेज हो गई, जाहिर तौर पर भागने के लिए किसी प्रकार के जेनेसिस रून का उपयोग किया गया। तुम्हें जाने से पहले कुछ पीछे छोड़ना चाहिए, है ना? झो युआन ने भौहें चढ़ा दी। जियोतियानिक्सुआन के पास वास्तव में जीवन संरक्षण के बहुत सारे तरीके थे। हालांकि क्या उसने सोचा था कि झो युआन इतनी आसानी से बाद वाले को अपनी इच्छानुसार भागने देगा? ठंडी हंसी के साथ झो युआन ने एक विचार भेजा और अजगर के मुंह से एक चूषण बल निकला। जियोतियानिक्सुआन केवल आश्चर्य से देख सकता था, क्योंकि उसकी कमर पर यूनिवर्स बैग उड़ गया और अजगर ने उसे निगल लिया। हालांकि उसके पैरों के नीचे जेनेसिस रून ने इस समय अपनी सक्रियता पूरी कर ली। प्रकाश ने दोनों आकृतियों को घेर लिया और वे एक झटके के साथ गायब हो गईं। हालांकि जियोतियानिक्सुआन गायब हो गया था, लेकिन उसकी क्रोधित चीख गूंज उठी। झो युआन, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 157 ढोना दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अप्रत्याशित रूप से शीघ्र समाप्त हो गई। इससे पहले कि कोई भी दर्शक प्रतिक्रिया दे पाता, जियोतियानिक्सुआन और गु लिंग पहले ही गायब हो गए थे और पहाड़ों में केवल एक हताश रोना रह गया था। आप देख रहे हैं ऑडियो बुक्स 108। धोखेबाजों से सावधान रहें। भीड़ धीरे धीरे अपने होश में लौट आई। जब उन्होंने एक बार फिर युद्ध के मैदान की गंदगी को देखा तो वे अनजाने में ही अपनी लार निगलने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सेंट रेमेंस सिटी का जूनियर सिटी लॉर्ड वास्तव में भाग जाएगा। उनके पास चरम अग्रिम हेवन गेट चरण की ताकत थी, और कैंगमांग महाद्वीप की युवा पीढ़ी में से केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही उनसे आगे निकल पाए। फिर भी उसे हाल ही में प्रारंभिक हेवन गेट अभ्यासकर्ता झो युआन ने हराया था। इसके अलावा जियोतियानिक्सुआन अपनी छोटी हेवन जेनेसिस तकनीक लाने के बाद भी हार गया था। जब उन्होंने फिर से झो युआन की ओर देखा तो एक के बाद एक निगाहें धीरे धीरे बदलती नजर आईं। अब थोड़ी कम जांच और थोड़ा अधिक सम्मान था। पहाड़ों पर सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि आज की लड़ाई के बाद झो युआन का नाम सेंट रेमेंस डोमेन में गूंजेगा। झो युआन ने उनकी निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने केवल अपने हाथ से इशारा किया और गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई अपने साथ एक यूनिवर्स बैग लेकर वापस आ गई। झो युआन ने बैग को धीरे से एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाते हुए पकड़ा। वह दौड़ने में सचमुच बहुत अच्छा है। झो युआन ने अपना सिर हिलाया। उसने अभी भी जियोतियानिक्सुआन की चालों को कम करके आंका था। उत्तरार्ध व्यावहारिक रूप से किसी के जीवन को संरक्षित करने और भागने के लिए खजाने से भरा हुआ था। ठीक है, अगर तुम बच भी गए तो भी तुम्हें बहुत अच्छा महसूस नहीं होगा। झो युआन धीरे से मुस्कुराया। अंतिम क्षण में उसने जियोतियानिक्सुआन और गु लिंग के शरीर में ड्रैगन के आक्रोश जहर के 2 बंडल भेजे थे। जहर उन्हें सिखाएगा कि मौत की भीख मांगना कैसा होता है। अपडेटेड नॉवेल्स ऑन ऑडियोबुक्स 108 झो युआन ने आखिरकार 1 दर्जन से अधिक वर्षों तक व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया था। ये देखने का समय आ गया है कि मिस्टर जूनियर सिटी लॉर्ड के पास और क्या है। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई झो युआन के हाथ में यूनिवर्स बैग की ओर बढ़ी। विदेशी शक्ति को रोकते हुए बैग के मुंह पर एक हल्का जेनेसिस रून दिखाई दिया। हालांकि प्रतिरोध झो युआन के लिए ज्यादा बाधा नहीं था। जेनेसिस क्यूई की 1 दर्जन तरंगे भेजने के बाद जेनेसिस रून धीरे धीरे मंद पड़ गया, अंततः टूट गया। एक विचार के साथ झो युआन की इंद्रियां बैग में घुस गईं और उसकी सामग्री पर अच्छी तरह नजर डाली। प्रदर्शित होने वाली पहली वस्तुएं 8 स्वर्ण क्रिस्टल कार्ड थीं। ये स्वर्गीय क्रिस्टल मंडप के जेनेसिस क्रिस्टल कार्ड थे, और प्रत्येक सोने को 1 लाख जेनेसिस क्रिस्टल के बदले बदला जा सकता था। 8 स्वर्ण जेनेसिस क्रिस्टल कार्ड 8 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उद्धरण चिन्ह ... कितना धनी छोटा स्वामी है। इन 8 सोने के क्रिस्टल कार्डों को देखकर झो युआन के मुंह के कोने थोड़े हिल गए। झो किंग ने उसे केवल 500
000 जेनेसिस क्रिस्टल दिए थे जब झोउ किंग ने ग्रेट झोउ साम्राज्य छोड़ दिया था। इसकी तुलना में जियो तियानेक्सुआन के यूनिवर्स बैग में 8 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल थे। बिल्कुल बहुत बड़ी रकम, लेकिन 8 मिलियन उसकी पूरी संपत्ति होनी चाहिए। झोउ युआन मुस्कुराया। 8 मिलियन का नुकसान निश्चित रूप से जियो तियानेक्सुआन जैसे व्यक्ति के लिए भी अपना मांस काटने के समान होगा। जब मैं लुलुओ से दोबारा मिलूं तो मुझे उसके पैसे लौटा देने चाहिए। झोउ युआन ने यूनिवर्स बैग की सामग्री का निरीक्षण करना जारी रखा। अंदर कई दुर्लभ उत्पत्ति संसाधनों सहित कई उपयोगी और मूल्यवान चीजें थीं। ये जियो तियानेक्सुआन की संपत्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक बिजली की छड़ी वाला पत्थर। झोउ युआन के हाथ में अचानक एक गहरा काला पत्थर दिखाई दिया। वह धब्बेदार पत्थर छिद्रों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह बिजली की तरह हल्की सी चमक छोड़ रहा हो। जब उसने ये देखा तो उसकी आंखों में सुखद आश्चर्य झलक उठा। छोटी स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक ग्रेट विंड एंड थंडर सीखने के लिए झोउ युआन को एक निश्चित निशान बनाने के लिए आंधी के दौरान हवा और बिजली को अपने शरीर में खींचने की जरूरत थी। तभी पूर्ण ग्रेट विंड एंड थंडर तकनीक में हवा और बिजली की शक्ति होगी जो इसे विनाशकारी शक्ति प्रदान करेगी। बिजली की छड़ का पत्थर झोउ युआन को अपने शरीर में बिजली खींचने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने में मदद कर सकता है, जिससे तकनीक में महारत हासिल करने की गति बढ़ जाती है। कितना सुखद आश्चर्य है। पूरे बैग को देखने के बाद झोउ युआन को अफसोस हुआ कि अंदर कोई स्कारलेट डेविल व्हील लिटिल हेवन जेनेसिस तकनीक नहीं थी। लेकिन ये समझ में आया, थोड़ी हेवन जेनेसिस तकनीक सेंट रेमेंस सिटी जैसे शक्तिशाली गुट के लिए भी एक मूल्यवान खजाना थी। जियो तियानेक्सुआन को संभवतः इसे आसानी से अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। फिर भी इस बार धुलाई काफी अच्छी रही। अब जैसे ही झोउ युआन का बैग खत्म हुआ, उसकी नजर उन आकृतियों की ओर गई जो अभी भी आसपास थी और उसने कहा, लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है, आप सभी अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने इनाम का दावा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह स्वाभाविक रूप से उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने वाला था जो उसके इनाम के लिए आए थे। उसकी बातें सुनकर पहाड़ पर आकृतियां अजीब तरह से हंसी। यदि पहले होता तो संभवतः वे शाप देते और डांटते। हालांकि वर्तमान झोउ युआन ने जियो तियानेक्सुआन जैसे व्यक्ति को भी हरा दिया था। ऐसी भयावह युद्ध शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे वे स्वाभाविक रूप से अपमानित करने का साहस नहीं करते थे। इसलिए पहाड़ की आकृतियां थोड़ी उदास होकर पीछे हट गईं। झोउ युआन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्षेत्र छोड़ने और ग्रेट विंड एंड थंडर तकनीक सीखने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने की भी तैयारी की। हालांकि इस क्षण में उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर उठाया और ऊपर आकाश में अछूते सेंट टैबलेट की ओर देखने लगा। मेज इस समय हिल रही थी। व्यवहारिक रूप से संपूर्ण संत अवशेष में प्रत्येक गौरवान्वित प्रतिभा ने इस अशांति को महसूस किया। सिर तुरंत ऊपर उठ गए। उनके चेहरे पर जल्द ही आश्चर्य के भाव उभर आए। प्रकाश पट्टिका में एकत्रित होने लगा और पहली बार प्राचीन शब्द धीरे धीरे प्रकट होने लगे। यह एक नाम था, पहला नाम जो सेंट टैबलेट पर दिखाई दिया था। नाम था झोउ जियाओयाओ। झोउ जियाओयाओ ने वुहुआन से लड़ाई की। वुहुआन पीछे हट गया। वे केवल 8 सरल शब्द थे, लेकिन उन्होंने सेंट रेमेंस डोमेन में जबरदस्त लहर पैदा की। जब अनगिनत प्रतिभाशाली लोग टैबलेट को देख रहे थे तो वे चकित रह गए और उस पर दिखाई गई जानकारी से पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि वुहुआन कौन था। वह कैंगमांग महाद्वीप की युवा पीढ़ी के शीर्ष पर खड़े लोगों में से एक थे और सेंट रेमेंस डोमेन के सबसे बड़े उपहार के सबसे बड़े दावेदारों में से एक थे। और फिर भी टैबलेट ने घोषणा की थी कि वुहुआन को पीछे हटने के लिए पीटा गया था। झोउ जियाओयाओ कौन थे? उसके पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? इसके अलावा सेंट रेमेंस डोमेन में अनगिनत तीव्र लड़ाइयां पहले ही हो चुकी थी और यहाँ तक कि झोउ युआन और जियो तियानेक्सुआन के बीच की लड़ाई भी सेंट टैबलेट द्वारा दर्ज नहीं की गई थी।
जबकि केवल इस विशेष लड़ाई को टैबलेट द्वारा स्वीकार किया गया था। इसने क्या कहा? इसका मतलब ये था कि लड़ाई पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जहां इसे सेंट टैबलेट द्वारा स्वीकार किया जा सकता था। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना तीव्र था। पहाड़ के जंगल में झो युआन की आंखें खुली हुई थी, उसका मुंह खुला हुआ था और वह सेंट टैबलेट को घूर रहा था। काफी देर बाद उसने जोर जोर से ठंडी हवा का झोंका खींचा। दूसरों को यह नहीं पता होगा कि झो जियाओ कौन था, लेकिन वह कैसे नहीं जान सकता था। ये याओ था। याओ का वास्तव में वू हुआंग से सामना हुआ था और उसके साथ मारपीट भी की। ऐसा प्रतीत होता है कि याओ ने वू हुआंग को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था, जिसका अर्थ है कि उसने उनकी लड़ाई में फायदा उठाया था। झो युआन ने अजीब तरह से अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजाया क्योंकि उसे वे शब्द याद आए जो याओ ने सेंट रेमेंस डोमेन में प्रवेश करने से पहले उससे कहे थे। अगर वह वू हुआंग से मिली तो वह उसे सबक सिखाएगी। कौन सोच सकता था कि वह सचमुच उन शब्दों को हकीकत बना देगी। झो युआन के दिल में एक गर्म भावना प्रवाहित हुई। याओ का चरित्र इतना लापरवाह था कि वह जानबूझकर वू हुआंग के लिए परेशानी पैदा करने के लिए गई थी। इसकी बहुत अधिक संभावना उसके कारण थी। यहाँ तक कि याओ ने टैबलेट पर अपना नाम छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी को टैबलेट पर अपना नाम छोड़ने के लिए अल्फा ओरिजिन के स्तर पर एक युद्ध उपलब्धि हासिल करनी होगी। झो युआन के दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। अंत में उसकी झिझक बंद हो गई। उसके पैर की उंगलियां जमीन से ऊपर उठ गईं, जैसे गहरे सोने की जेनेसिस की हुई उसके पैरों के नीचे से निकली, जिससे एक गहरे सोने के बादल का निर्माण हुआ जो उसे आकाश में ले आया। याओ और बाकी लोगों से मिलने से पहले मुझे ग्रेट विंड एंड थंडर तकनीक में महारत हासिल करनी चाहिए। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 158 सहयोग सेंट रेमेंस डोमेन में एक निश्चित क्षेत्र। वू हुआंग एक पर्वत शिखर पर बैठा था। उसने आकाश में सेंट टैबलेट को देखने के लिए अपना सिर उठाया हुआ था। जब उसने टैबलेट पर 8 शब्दों को देखा तो उसके चेहरे के भाव में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया। कुछ क्षण बाद वह खुद से बुदबुदाया, झो शियाओ, आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मैंने इस व्यक्ति के बारे में पहले क्यों नहीं सुना और उसका झो के साथ क्या संबंध है? युआन वू हुआंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। जैसा कि सेंट टैबलेट में वर्णित है, उसने झो जियाओ के साथ लड़ाई की थी और इसका परिणाम ये हुआ कि वह एक नुकसानदेह स्थिति में था, जिससे उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लड़ाई बेहद तीव्र थी। पिछले कुछ वर्षों में वू हुआंग द्वारा अनुभव की गई सबसे कठिन लड़ाई थी। प्रतिद्वंद्वी के पास स्पष्ट रूप से कोई जेनेसिस क्यूई नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा असाधारण रूप से मजबूत थी। इसके अलावा जेनेसिस रून्स पर उनकी महारत आश्चर्यजनक से कम नहीं थी। प्रत्येक जेनेसिस रून आसानी से पानी की तरह उनके हाथों से बह रहा था, जबरदस्त और अथाह। हालांकि वू हुआंग को पता था कि ऐसे व्यक्ति को हराने की रणनीति उसके करीब आने की है, लेकिन उसके कई प्रयासों में से कोई भी झो जियाओ के आसपास 10 फीट की दूरी को तोड़ने में सफल नहीं हुआ था। यहाँ तक कि वू हुआंग को भी जेनेसिस रून स्क्रॉल की अंतहीन धारा से निपटना अतुलनीय रूप से कठिन लगा। इसके अलावा वू हुआंग को याओ की ओर से एक खतरनाक अनुभूति का एहसास हो सकता था। ये वही अनुभूति थी जिसने अंततः उसे मौत से लड़ने के बजाय पीछे हटने का फैसला किया। उनकी आत्मा बेहद शक्तिशाली है और संभवतः कुछ न कुछ रोक भी रही है। वू हुआंग धीरे धीरे बुदबुदाया। उसकी अभिव्यक्ति पहली बार बहुत गंभीर हो गई। उसे लग रहा था कि इस बार याओ संभवतः उसकी सबसे बड़ी बाधा होगी। अगर मैं उसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया तो यह एक बड़ी समस्या होगी। वू हुआंग ने खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखें अचानक थोड़ी संकीर्ण हो गईं और उसने धीरे से कहा, चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, अपने आप को दिखाओ। इधर उधर छिपते और छिपते हुए आप में और चूहे में क्या अंतर है? आसपास का माहौल खामोश रहा। वू हुआंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी।
जैसे ही उसने एक निश्चित दिशा में जोरदार मुक्का मारा, उसकी 5 उंगलियां अचानक मुट्ठी में बंद हो गईं। बूम! स्कारलेट लाल जेनेसिस क्यूई फुसफुसाकर आगे बढ़ी, जिससे उसके पैरों के नीचे की जमीन भी पिघल गई। जेनेसिस क्यूई ने एक निश्चित स्थान की ओर गोली चलाई। हालांकि जैसे ही वह टकराने वाला था, वहां का स्थान अचानक तरंगित हो गया, क्योंकि एक पीला हाथ धीरे धीरे बाहर बढ़ा। हाथ धीरे से घुमाया। जब दबंग लाल जेनेसिस क्यूई हथेली के ठीक सामने थी, तब उसने उसे रोक दिया। रात की काली जेनेसिस क्यूई पीले हाथ से लाल जेनेसिस क्यूई से टकराते हुए बाहर निकली। अंत में बाद वाला पूरी तरह से अंतिम रूप से नष्ट हो गया। दूर से आए मेहमान से इतना बैर भाव रखने की क्या जरूरत है? अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी। अंतरिक्ष में एक बार फिर हलचल मच गई, जब काले वस्त्र पहने एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। काले कपड़े पहने उस युवक के शरीर पर काली पुतलियों का एक सेट था, जो भावरों के समान दिख रहा था। एक ऐसा दृश्य जिसने किसी को भी कंपा दिया। आप कौन हैं? मुझे कैंगमांग महाद्वीप के लोगों में से आप जैसे किसी व्यक्ति की याद नहीं आती। वू हुआंग ने काली पुतली की जवानी को घूरते हुए भौहें चढ़ा ली। उसके शरीर की आभा ने उसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत महसूस कराई। यह युवक स्पष्टतः कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। काले लिबास में युवक मुस्कुराता दिख रहा था। डोंगक्सुआन महाद्वीप, ये कबीला, ये मिंग। वू हुआंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, डोंगक्सुआन महाद्वीप से कोई? ये सेंट रेमेंस डोमेन हमारे कैंगमांग महाद्वीप का है। आप डोंगक्सुआन महाद्वीप के लोग इसमें घुसने की हिम्मत करते हैं। ऐसा लगता है कि आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, और शायद सबसे बड़ा आशीर्वाद छीनने का इरादा रखते हैं। काले लिबास वाले युवक ने सिर हिलाया। आशीर्वाद स्वर्ग की इच्छा से दिया जाता है, और यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है। केवल मजबूत लोग ही इसके योग्य हैं। अगर मैं इसे लेने में कामयाब हो जाता हूँ, तो इसका मतलब केवल ये होगा कि मैं कैंगमांग महाद्वीप की गौरवशाली प्रतिभाओं से अधिक योग्य हूँ। वू हुआंग ने बेहोश होकर कहा, तो अगर तुम्हारे पास योग्यता है तो मुझे परीक्षण करने दो। लाल जेनेसिस क्यूई उसके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो गया, जिससे उसके पीछे एक बड़ा लाल सूरज बन गया, क्योंकि उसके नीचे की चट्टान पिघलनी शुरू हो गई थी। जिस जेनेसिस क्यूई वू हुआंग की खेती की गई थी, वह जियोतियानिक्सुआन के समान थी, केवल अधिक दबंग थी। काले कपड़े पहने युवक ने हाथ लहराया। मैं यहाँ आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि एक निश्चित सहयोग का प्रस्ताव रख रहा हूँ। ऑडियो बुक्स 108 कॉम पर आपके पसंदीदा उपन्यास सहयोग। वू हुआंग की आंखें सिकुड़ गईं। ये मिंग नामक युवक ने कर्कश आवाज में उत्तर दिया, मैंने तुम्हारे और झोउ शियाओयाओ के बीच लड़ाई देखी। वू हुआंग का दिल थोड़ा कांप उठा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि पास में कोई छिपा है। ऐसा लगता है कि ये मिंग में कुछ बहुत ही अजीब क्षमताएं थीं। तुम्हें नहीं पता था कि मैं वहां था, है ना? हे, लेकिन झोउ जियाओयाओ जानता था। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। इसका कारण ये था कि वह मेरे खिलाफ सुरक्षा कर रहा था। ये मिंग में भंवर काली पुतलियां घूम गईं। ये सच है कि मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आपके कैंगमांग महाद्वीप में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा। ये मिंग ने एक पतली मुस्कान दिखाई। वू हुआंग अभिव्यक्तिहीन था। मैंने सुना है कि झोउ जियाओयाओ के आपके नश्वर दुश्मन झोउ युआन के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। यही कारण है कि वह अंततः आपके खिलाफ खड़ा होगा। ये मिंग ने धीरे से कहा, वह एक बड़ा खतरा है, लेकिन अगर हम सहयोग करें, तो हम निश्चित रूप से उसे खत्म करने में सक्षम होंगे। मुझे लगता है कि ऐसा सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वू हुआंग की आंखों की अभिव्यक्ति गहरी और अपठनीय हो गई। वह सचमुच इस सौदे से थोड़ा आकर्षित हुआ था। झोउ जियाओयाओ बहुत रहस्यमय था और निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या बन जाएगा, ली चुन और बाकी लोगों से भी बड़ी। जहां तक ये सवाल है कि क्या डोंगक्सुआन महाद्वीप के लोगों के साथ मिलकर काम करने से कैंगमांग महाद्वीप की अन्य गौरवान्वित प्रतिभाओं को गुस्सा आएगा, वू हुआंग को इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी।
ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह ताकतवर के रास्ते पर चलने के लिए न झुकता। वू हुआंग ने धीमी आवाज में कहा, हालांकि झो शियाओयाओ के पास कोई जेनेसिस क्यूई नहीं है, वह एक पूर्ण रहस्य है। भले ही हम उसे हराने में कामयाब हो जाएं, लेकिन हम उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हम दोनों ऐसा करने में सक्षम न हो, लेकिन अगर हम चारों ओर जोड़ दें तो क्या होगा? ये मिंग मंद मंद मुस्कुराए। जिस क्षण ये शब्द कहे गए, वू हुआंग ने महसूस किया कि आसपास से जेनेसिस की हुई तरंगें फूट रही हैं। इसके बाद 4 आकृतियां आकाश में उठी और उसके चारों ओर उतरी। ये चारों आकृतियां बेहद युवा थीं, लेकिन उनके शरीर से फैली शक्तिशाली जेनेसिस की हुई तरंगों ने वू हुआंग की पुतलियों को थोड़ा सिकोड़ दिया। वे चारों संभवतः ब्लाइंड स्वॉर्ड से कमजोर नहीं थे। ऐसा लगता है कि डोंगक्सुआन महाद्वीप तैयार होकर आया था, उनका लक्ष्य सबसे बड़ा आशीर्वाद। वू हुआंग की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि वह इस समय 5 लोगों से घिरा हुआ था, फिर भी उसने कोई डर नहीं दिखाया। अगर वह जाना चाहता है तो स्वाभाविक रूप से कोई रास्ता होगा। वू हुआंग ने धीरे से कहा, अगर यह भी है, तो मेरा मानना है कि यह पर्याप्त होना चाहिए। इस तरह की लाइन अप को केवल भयावह ही कहा जा सकता है। झो जियाओयाओ कितना भी रहस्यमय क्यों न हो, एक बार जब वह उनके जाल में फंस गया, तो बचना व्यवहारिक रूप से असंभव होगा। ये मिंग धीरे से मुस्कुराया। चूंकि ऐसा है, हमारा गठबंधन अस्थायी रूप से स्थापित है। हालांकि कुछ और भी है जिसके लिए हमें बाद में आपकी मदद की आवश्यकता होगी। वू हुआंग ने शांति से पूछा, यह क्या है? मेरे ये साथी आपके कैंगमांग महाद्वीप की सुपर विशिष्ट प्रतिभाओं में रुचि रखते हैं और टैबलेट पर अपना नाम छोड़ने के लिए उनका उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वू हुआंग ने उदासीनता से जवाब दिया, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन वे दयालु बुद्ध भी नहीं हैं। ये निश्चित नहीं है कि आखिर में कौन किसे रौंदेगा। बेशक सबसे अच्छा परिणाम ये होगा कि दोनों पक्ष घायल हो जाएं। ऐसे मामलों में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिंग ने अपना सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद उन्होंने वू हुआंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप चिंतित नहीं हैं कि हमारा डोंगक्सुआन महाद्वीप सभी शीर्ष स्थानों पर कब्जा कर लेगा, जिससे आपके कैंगमांग महाद्वीप की गौरवशाली प्रतिभाएं अपना चेहरा खो देंगी? वू हुआंग ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। इसका मुझसे क्या लेना देना? ये मिंग स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही हंसने लगा। मुझे उम्मीद है कि हमारा गठबंधन खुशहाल होगा। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 159 घेरा डालने वाले झो युआन और जियो तियानिक्सुआन के बीच लड़ाई को 7 दिन पहले ही बीत चुके थे। इन 7 दिनों के दौरान सेंट रेमेन्स डोमेन धीरे धीरे गतिविधि से उबलने लगा। विभिन्न रहस्यमय क्षेत्रों के रूप में अधिक से अधिक अवसर सामने आ रहे थे, जहां जो कोई भी सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता था उसे कुछ अच्छे आशीर्वाद या उपहार प्राप्त होंगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पिछले कुछ दिनों में कई भाग्यशाली व्यक्तियों को विभिन्न आशीर्वाद प्राप्त करने की खबरें पहले ही फैल चुकी थी, जिससे उन्हें पूरी तरह से पुनर्जन्म की अनुमति मिली। उनकी मूल रूप से औसत दर्जे की ताकत आसमान में छलांग लगा रही थी, जिससे उन्हें कई गौरवान्वित प्रतिभाओं के बीच भी कुलीन वर्ग में बदल दिया गया। इससे अनगिनत प्रतिभावानों की आंखें उत्साह और प्रत्याशा से जलने लगी। एक समय के लिए इन रहस्यमय स्थानों की खोज करना यहाँ हर किसी का सबसे पसंदीदा सपना बन गया था। बेशक इससे स्वाभाविक रूप से कई तीव्र लड़ाइयाँ हुई, जिनमें से कुछ प्रतिभाएं खुद को अलग करने में सक्षम हुई, जिससे उनके नाम सेंट रेमेन्स डोमेन में जोर से गूंजने लगे। उनमें झो युआन भी शामिल था, जिसने जियो तियानिक्सुआन को हराया था। हालांकि जब इसकी तुलना की गई, वे सभी महत्वहीन दिखाई दिए। आज तक सेंट टैबलेट पर केवल उन्हीं का नाम देखने को मिला। ये दिन की तरह स्पष्ट था कि तथाकथित विशिष्ट युद्ध उपलब्धि हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस प्रकार हर किसी ने अपनी ऊर्जा और समय प्रशिक्षण में लगाया। जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई उत्पत्ति जानवरों को मार डाला। केवल तभी वे टैबलेट द्वारा स्वीकार किए जाने की संभावना बढ़ाएंगे।
झो युआन भी उसी दिमाग का था। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जेनेसिस बीस्ट्स का शिकार करते समय वह किसी भी तूफानी क्षेत्र पर नजर रखता था, क्योंकि केवल तूफान में ही वह खुद को छोटी स्वर्ग जेनेसिस तकनीक ग्रेट विंड एंड थंडर में शुरू करने में सक्षम हो पाता था। उनकी खोज अंततः उन्हें एक उपयुक्त स्थान तक ले गई, गड़गड़ाहट। यह एक बंजर भूमि थी जहां पहाड़ समूहों में एकत्रित होते थे। उनकी ऊंची चोटियां बादलों को छेदती थीं। इन पहाड़ों पर कोई भी पेड़ नहीं पाया गया। उनकी नग्न उपस्थिति से यह स्थान उजाड़ लगता है। पूरे वर्ष इन पहाड़ों की चोटियों पर गरज के साथ बादल छाए रहते थे, जिससे ये क्षेत्र लगातार गड़गड़ाता रहता था। झो युआन वर्तमान में इन राजसी पहाड़ों में से एक पर खड़ा था। पहाड़ की चोटी बादलों की गड़गड़ाहट में डूबी हुई थी, जो अशुभ काले रंग से घिरी हुई थी, जिसमें बिजली पागलों की तरह टिमटिमा रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा और शरीर कांप उठेगा। हालांकि झो युआन का चेहरा खुशी से छलक रहा था। ग्रेट विंड एंड थंडर तकनीक में महारत हासिल करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। आखिरकार इतने दिनों के बाद मिल ही गया। झो युआन ने आह भरी। वह निश्चित रूप से यहाँ की तकनीक में निपुण होंगे। एक बार जब उसने ऐसा कर लिया, तो उसकी युद्ध शक्ति एक बार फिर बढ़ जाएगी। वह पर्वत शिखर पर बैठ गया और धीरे धीरे एकाग्रता की स्थिति में आने लगा। क्षेत्र में व्याप्त गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट धीरे धीरे पृष्ठभूमि में लुप्त होती प्रतीत हो रही थी। एक जटिल और गहन स्वर धीरे धीरे उसके दिमाग में प्रवाहित होने लगा। ये ग्रेट विंड एंड थंडर तकनीक की खेती पद्धति थी। हवा को महसूस करो, बिजली को महसूस करो, अपनी उत्पत्ति क्यूई को प्रवाहित करो, एक निशान में परिवर्तित हो जाओ। काफी समय बाद झो युआन की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपना हाथ बंद कर लिया क्योंकि उसके भीतर बिजली की छड़ी वाला पत्थर दिखाई दिया। काला पत्थर धीरे धीरे हवा में उठा और अंततः उसके सिर से कुछ दूरी पर मंडराने लगा। झो युआन ने जेनेसिस क्यूई को पत्थर में डालना शुरू कर दिया, जिससे तुरंत उसके कई छिद्रों से गड़गड़ाहट की एक अजीब सी चीख गूंजने लगी। गड़गड़ाहट, आसपास हवा और बिजली ऐसे चलने लगी मानो किसी चीज का इशारा हो रहा हो। तेज धमाके के साथ 1 फुट लंबी बिजली का बोल्ट बिजली की छड़ी वाले पत्थर से टकराया। पत्थर कांपने लगा क्योंकि उसने बिजली को अवशोषित कर लिया, जिसके बाद झो युआन के शरीर पर कई छेदों से बिजली गिरने लगी। झो युआन का शरीर तुरंत कांपने लगा। उसके पूरे शरीर का मांस उसके शरीर की सतह से तीव्र दर्द के रूप में कांपने लगा। झो युआन दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने सहन करते हुए दृढ़ता से अपने दांत पीस लिए। केवल हवा और बिजली के हमलों का अनुभव करके ही शरीर धीरे धीरे उनका आदी हो जाएगा, जिससे व्यक्ति को उनकी प्रकृति और गुणों की बेहतर समझ प्राप्त होगी और अंततः उसके शरीर पर हवा की गड़गड़ाहट का निशान बन जाएगा। एक छोटी हेवन जेनेसिस तकनीक अत्यधिक शक्तिशाली थी, जिसका अस्तित्व ब्लैक टी तकनीकों के दायरे से बहुत परे था। इसलिए किसी को सीखने का तरीका और भी अजीब और कठिन क्यों था। ये सौभाग्य की बात है कि मेरे पास ये बिजली की छड़ वाला पत्थर है जो लगातार हवा और बिजली को अवशोषित कर सकता है, अन्यथा ये प्रक्रिया बहुत धीमी होगी। झो युआन ने मन ही मन बुदबुदाया। गड़गड़ाहट। रेड लेटेस्ट चैप्टर ऑडियो बुक्स पर केवल 108 CO पहाड़ की चोटी पर लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी। चमकती बिजली के भीतर किसी को झो युआन की कांपती हुई आकृति दिखाई देगी। सेंट रेमेन्स डोमेन में एक निश्चित क्षेत्र, घने जंगल के भीतर, याओ याओ ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, पेड़ के तने के सहारे झुके हुए थे, पैर शाखा पर लटक रहे थे। उसकी लंबी सफेद पैंट से लिपटे हुए उसके लंबे पैर असाधारण रूप से पतले दिखाई दे रहे थे। उसने धीरे से अपने पैरों को घुमाया और अपने यूनिवर्स बैग से एक जेड कप निकाला और उसे पेड़ के एक छेद में फैला दिया। जब प्याला बाहर निकला तो वह हरे तरल पदार्थ से भरा हुआ था, जिससे अच्छी वाइन की तेज और सुगंधित गंध आ रही थी। अरे, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ इतनी अच्छी चीजें मिलेंगी। याओ याओ ने एक छोटा सा घूंट लिया। उसकी गुलाबी जीभ की नोक धीरे धीरे उसके होठों को चाट रही थी। उसकी जेड जैसी खूबसूरत पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई थी चेहरा। ओह,
वानरों का एक समूह गुस्से में पेड़ के नीचे गुर्राता रहा, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। वे केवल लगातार चिल्लाते हुए हड़बड़ाहट में काम कर सकते थे। मैं केवल थोड़ा सा लेने जा रहा हूँ। शोर सुनकर याओ याओ ने अपना सिर नीचे झुकाया और आगे बढ़ने से पहले उनकी ओर देखा, लेकिन अगर तुम मुझे परेशान करते रहे तो मैं तुम सभी से छुटकारा पा लूंगी। भेदने वाला शोर तुरंत खामोशी में बदल गया। वानरों के शरीर पर सारे बाल खड़े हो गए और वे कांपते हुए एक साथ चिपक गए। इसी क्षण उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आंखों के सामने जो इंसान था वह बहुत डरावना था, इतना आज्ञाकारी। याओ याओ ने हल्के से स्वीकृति में सिर हिलाया और शराब का एक पूरा कप पीते ही अपनी गोरी और पतली गर्दन को फिर से ऊपर उठाया। जैसे ही उसने कप को लापरवाही से फेंक दिया, धीरे धीरे उसकी स्पष्ट आंखों में ठंडापन आ गया और उसने उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि जो पाठ मैंने तुम्हें पहले सिखाया था वह पर्याप्त नहीं था। लाल लाल रोशनी में लिपटी एक आकृति उसके सामने कुछ दूर तक उतरी। ये वू हुआंग था। वह जमीन पर कालीन बिछे पत्तों पर खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर था और उसने याओ याओ को घूरते हुए धीरे से कहा, झो युआन के साथ आपका क्या रिश्ता है? यदि आपने हम दोनों में से किसी की भी मदद नहीं करने का फैसला किया है तो मैं आपको आज जाने की अनुमति दूंगा। याओ याओ के हाथ में एक पंखा दिखाई दिया। उसने धीरे से अपनी हथेली को थपथपाते हुए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। वो हुआन की ओर देखते हुए उसने उदासीनता से उत्तर दिया, एक चोर के प्रति मेरी कोई अच्छी भावना नहीं है। क्या कहा आपने? वो हुआन की निगाहें ठंडी हो गईं क्योंकि उसके शरीर से एक आश्चर्यजनक आभा फैल गई। याओ याओ ने अपनी तीखी ठुड्डी के नीचे पंखा झुकाया और आलस्य से कहा, जो चीज आपकी नहीं है उसे लेना, इसे चोरी के अलावा और क्या कहा जा सकता है? लगता है तुम जीने से थक गए हो। वो हुआन की आंखों में आग की लपटें उठती दिख रही थी। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या से भरी थी। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप पहले ही अपने घावों का दर्द भूल चुके हैं। एक शक्तिशाली आत्मा तरंग फैलते ही याओ याओ के उज्जवल माथे पर आत्मा की रोशनी टिमटिमाने लगी। हे, कितनी शक्तिशाली आत्मा है। जंगल में अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी। कोई केवल ये देख सकता था कि काले रंग की एक आकृति धीरे धीरे याओ याओ के पीछे कुछ दूरी तक चली गई। ये मिंग था। पिछली बार जो हम पर जासूसी कर रहा था वह आप ही थे, है ना? याओ याओ ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और ये मिंग पर नजर डाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों एक साथ काम करेंगे। ये मिंग ने धीरे से आह भरी। युवा पीढ़ी के बीच मैंने कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसकी आत्मा आपके जितनी मजबूत हो। इसलिए अनिश्चितता को खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि आपको अब सेंट रेमेन्स डोमेन में दिखाई नहीं देना चाहिए। आप हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाएंगे। याओ याओ पेड़ की शाखा पर खड़ी हो गई। उसकी पतली आकृति इस समय काफी प्रभावशाली लग रही थी क्योंकि उसने शांति से कहा, आप दोनों का संयोजन वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन आप मुझे यहाँ नहीं रख पाएंगे। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए हंसा। तो फिर अब क्या? उसके हाथ आगे बढ़े और धीरे से ताली बजाई। बूम! जंगल से अचानक 4 शक्तिशाली जेनेसिस की हुई लहरें फूटी, जिससे आसपास के पेड़ उड़ गए। उन्होंने एक ऐसी व्यूह रचना बनाई जिसने याओ याओ को दूर से ही फंसा लिया। याओ याओ ने अपने आसपास एक नजर डाली। हालांकि इस बार उसकी भौहें धीरे धीरे एक साथ जुड़ गईं। ये सोचने के लिए कि दूसरे पक्ष ने उससे निपटने के लिए ऐसी लाइनअप भेजी थी, एक ऐसी लाइनअप जिससे निपटना काफी परेशानी भरा होने वाला था। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 160 हवा और गड़गड़ाहट पर काबू। याओ याओ घायल गड़गड़ाहट। काले गरज वाले बादल बिजली की तरह चांदी का सांप उगलते हैं। प्रत्येक बोल्ट काले बिजली की छड़ी वाले पत्थर से टकराता है। बदले में पत्थर से हवा और बिजली की शक्ति निकली जो नीचे बैठे झो युआन पर गिरी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हर बार जब हवा और बिजली गिरती, झो युआन का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगता। ऑडियो बुक्स 108 कॉम पर रीड नए अध्याय। हालांकि वह पहले से ही तीव्र दर्द से सुन्न था,
उसका शरीर अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया करेगा। अपने शरीर के दर्द को नजरअंदाज करते हुए झो युआन की आंखें कसकर बंद थीं। इस तरह कई दिनों के प्रशिक्षण के बाद वह पहले से ही बिजली के झटके का आदी हो चुका था। इस वक्त उसका सारा ध्यान अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से पर था। शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई उसके रक्त लाल क्यूई आवाज के भीतर उभरी, जहां बिजली की हल्की चमक देखी जा सकती थी। बिजली चमकने के साथ साथ हवा की सरसराहट की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हवा चलने पर बिजली टिमटिमाती है, दोनों ताकतें एक हो जाती हैं समय समय पर जेनेसिस क्यूई के बुद्धिमान तत्वों को अवशोषित करते हुए। धीरे धीरे ये समामिलन एक रहस्यमय चिन्ह में परिवर्तित होता प्रतीत हुआ। ये निशान बिजली और हवा के समान था और ऐसा लग रहा था जैसे ये प्राकृतिक रूप से बना हो। यह अत्यंत गूढ़ और गहन भी था। इस तरह के निशान को तकनीक चिन्ह के रूप में जाना जाता था। ऐसा चिन्ह केवल विशेष साधना विधियों से ही प्राप्त किया जा सकता है। एक बार बनने के बाद यह एक प्रकार के बीज की तरह क्यूई निवास पर अंकित हो जाएगा। भविष्य में किसी को तकनीक को सक्रिय करने के लिए केवल जेनेसिस क्यूई को मार्क में फ्यूज करने की आवश्यकता होगी। हालांकि एक छोटे से हेवन जेनेसिस तकनीक चिन्ह को सफलतापूर्वक छापना स्पष्ट रूप से बहुत सरल था। सच्ची उत्पत्ति तकनीकों के लिए कठिनाई काफी अधिक थी और इसके लिए अत्यधिक उच्च प्रतिभा और समझने की क्षमता की आवश्यकता थी। यह अफवाह थी कि महान शक्तियां असंख्य तकनीकों में माहिर थीं। उनके क्यूई आवाज तारों वाले आकाश के समान थे, जबकि शक्तिशाली उत्पत्ति तकनीक के बाद तकनीक आसानी से उनके हाथों से निकल जाती थी। इन महान शक्तियों के मरने के बाद उनकी इच्छा शक्ति की शक्ति के माध्यम से उनकी तकनीक के निशान पीछे छोड़े जा सकते थे, बिल्कुल सेंट रेमेन्स डोमेन की तरह, जहां जेनेसिस तकनीकें मूल जेनेसिस जानवरों के शरीर के भीतर मौजूद थीं। ग्रेट विंड एंड थंडर तकनीक मार्क झो युआन अभी हासिल करने में कामयाब रहा था, वह केवल प्रारंभिक चरण में था। इसे पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को अपने शरीर को हवा और बिजली के संपर्क में लाते रहना होगा और अपने भीतर की शक्ति की बढ़ती समझ हासिल करनी होगी। बूम! झो युआन की कसकर बंद आंखें इस समय अचानक खुल गईं, उनके भीतर बिजली की चमक चमक उठी। उसके हाथ थोड़े से मुड़े हुए थे और हथेली के आधार पर एक साथ रखे हुए थे, एक ऊपर एक नीचे, मानो वह सूर्य या चंद्रमा को पकड़ रहा हो। इस बीच उनके क्यूई आवाज में तकनीक का निशान कंपन करने लगा। पछला! झो युआन की हथेलियों के बीच बिजली चमकने के साथ ही एक चमक उभरी, जो एक छोटे बिंदु के रूप में शुरू हुई, जो जेनेसिस क्यूई के प्रवाह के जवाब में तेजी से बढ़ी और 1 फुट चौड़ी हरी काली बिजली की गेंद में बदल गई। बिजली के गोले की सतह से तीव्र तरंगें स्पंदित हुईं। झो युआन के हाथ काली बिजली की गेंद को मारते हुए आगे बढ़े। इसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। एक पर्वत शिखर से टकराने से पहले यह एक झटके में 100 फीट की दूरी तय कर गई। बूम! संपूर्ण पर्वत शिखर तुरंत ढह गया, पत्थर नीचे गिरने लगे। इसकी विनाशकारी शक्ति अद्भुत थी, जैसा कि थोड़ी स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक से अपेक्षित था। झो युआन तकनीक की विनाशकारी शक्ति से हैरान था। वह पहले केवल इसका परीक्षण करने का प्रयास कर रहा था और उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। हालांकि परिणामी विनाशकारी शक्ति पहले से ही उसके पूर्ण रूप से संचालित ड्रैगन टैबलेट हैंड से अधिक थी। झो युआन के चेहरे पर खुशी उभर आई। आखिरकार तेज हवा और गड़गड़ाहट ने उसे निराश नहीं किया था। बिजली गिरने से बिताया गया समय बर्बाद नहीं हुआ था। अब जब मैंने ग्रेट विंड एंड थंडर तकनीक सीख ली है, तो मेरी युद्ध शक्ति एक बार फिर बढ़ गई है। झो युआन ने खुद से बुदबुदाया। यदि अब उन सर्वोच्च प्रतिभाओं का सामना करना पड़े तो भी वह लड़ाई लड़ने में सक्षम होगा। बस जब झो युआन अपने आप में बड़बड़ा रहा था, उसे अचानक आकाश में सेंट टैबलेट से कुछ गतिविधि का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और देखा कि प्रकाश की किरणें टैबलेट पर एकत्रित हो रही हैं। इस दृश्य के कारण झो युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं। जब सेंट टैबलेट ने इस तरीके से काम किया, तो इसका मतलब था कि इसमें बदलाव किए जा रहे थे। इस बार टैबलेट पर नाम कौन छोड़ेगा?
झो युआन के ध्यान में टैबलेट पर प्रकाश फैल गया और प्राचीन शब्द धीरे धीरे प्रकट होने लगे। वुहुआन, डोंगक्सुआन महाद्वीप, ये मिंग। शब्दों की पहली दो पंक्तियां झो युआन को स्तब्ध कर गईं। वह जानता था कि वुहुआन कौन था, लेकिन ये मिंग कौन था? डोंगक्सुआन महाद्वीप, वह कंगमांग महाद्वीप से नहीं था। उसने सेंट रेमेन्स डोमेन में कैसे प्रवेश किया था? झो युआन ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि एक सेकंड के बाद उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई जब उसने दो नामों के पीछे दिखाई देने वाले शब्दों को देखा, जिससे हत्या का इरादा अचानक उसकी आंखों में बह गया। वुहुआन, ये मिंग ने झो शियाओयाओ के खिलाफ हाथ मिलाया। झो जियाओयाओ घायल। बूम, निडर जेनेसिस क्यूई। अचानक झो युआन के शरीर से बाहर निकल गई क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति उग्रता में बदल गई। वुहुआन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हत्या से भरी एक चीख पहाड़ को चीरती हुई गड़गड़ाती हुई गड़गड़ाहट को भी दबा देती है। उन्मत्त उत्पत्ति क्यूई की लहर के बाद लहर हिंसक रूप से स्पंदित हुई, केवल धीरे धीरे वापस लौट आई। बहुत देर बाद शांति। झो युआन ने जबरन अपना संयम वापस पा लिया। उसकी निगाह भी वुहुआन के नाम पर टिकी हुई थी। ये स्पष्ट था कि वुहुआन शुरू में याओ याओ से अभिभूत थे, लेकिन बाद में डोंगक्सुआन महाद्वीप के ये मिंग के साथ जुड़ गए। चूंकि उसे वुहुआन ने स्वीकार किया था, ये मिंग की ताकत निश्चित रूप से अथाह थी। दो सर्वोच्च गौरवशाली प्रतिभाओं के सामने, हालांकि याओ याओ की आत्मा मजबूत थी, लेकिन उसकी अपनी कमजोरी भी थी। उसके पास कोई जेनेसिस क्यूई नहीं थी और उसका शरीर तुलनात्मक रूप से कमजोर था। एक बार जब कोई बहुत करीब आ गया, तो उसके लिए घायल होना बहुत आसान था। याओ याओ घायल हो गई है। ठीक नहीं, मुझे उसे तुरंत ढूंढना होगा। झो युआन का रंग राख जैसा था। उसने पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दी। गिरते समय उसके पैरों के नीचे गहरे सोने का जेनेसिस क्यूई बादल दिखाई दिया, जिसने उसे आकाश में उड़ा दिया। उसने मास्टर कैंग युआन से याओ याओ की रक्षा करने का वादा किया था, और फिर भी वह अब घायल हो गई थी। अगर उसे कुछ भी हुआ, तो झो युआन अपना पूरा जीवन खुद को दोषी ठहराते हुए बिता देगा। झो युआन की आंखों में हत्या की लहर दौड़ गई। वुहुआन, सेंट रेमेन्स डोमेन आपकी कब्र होगी। जब झो युआन ने सेंट टैबलेट पर बदलाव देखे, तो पूरे सेंट रेमेन्स डोमेन में कई गौरवान्वित प्रतिभाओं को भी उस पर दो नाम दिखाए गए, जिससे वे तुरंत शोर मचाने लगे जो आकाश तक पहुंच गया। वुहुआन ने टैबलेट पर अपना नाम भी छोड़ा है, लेकिन ये मिंग कौन है? ब्लास्ट हो गया। ये डोंगक्सुआन महाद्वीप से कोई है। सेंट रेमेन्स डोमेन हमारे कैंगमांग महाद्वीप का आशीर्वाद है। ये डोंगक्सुआन लोग कैसे घुस आए? क्या वे हमारा आशीर्वाद छीनने की योजना बना रहे हैं? वुहुआन बहुत बेशर्म है, ये सोचने के लिए कि उसने वास्तव में झो शियाओयाओ से निपटने के लिए डोंगक्सुआन महाद्वीप के लोगों के साथ मिलकर काम किया था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वह एक उल्लेखनीय व्यक्ति था। विश्वास नहीं कर सकता कि वह वास्तव में इतना बेईमान है। थोड़ा सा भी सम्माननीय बनने की कोशिश नहीं करता है। जब वह जीत नहीं पाता है, तो वह बाहरी लोगों के साथ मिल जाता है। वह वास्तव में बेशर्म है। अगर मैं उससे मिलूंगा, तो मैं निश्चित रूप से उसके चेहरे पर थूकूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सेंट रेमेन्स डोमेन के हर कोने में आवाजें गूंज उठी। सेंट रेमेन्स टैबलेट के बारे में जो जानकारी सामने आई, उससे हर कोई हैरान रह गया। निस्संदेह, जिस चीज ने उन्हें सबसे अधिक आक्रोश से भर दिया, वह डोंगक्सुआन महाद्वीप का ये मिंग था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि डोंगक्सुआन महाद्वीप की प्रतिभाएं पहले ही सेंट रेमेन्स डोमेन में घुसपैठ कर चुकी हैं? उनका लक्ष्य निश्चित रूप से कंगमांग महाद्वीप का आशीर्वाद छीनना था। ऐसा लगता है कि इस बार सेंट रेमेन्स डोमेन में पानी असाधारण रूप से गहरा था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।